मॉडल टैक्स कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, और ये किस चीज का एग्रीमेंट है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का एग्रीमेंट है। तुम लोग को पता है, मैंने डबल टैक्सेशन के टॉपिक में तुमको पढ़ाया था कि दो कंट्रीज के बीच में एक डट्टा होता है, तो इस डट्टा को लोग टैक्स कन्वेंशन बोलते हैं, क्योंकि जब दो कंट्रीज आमने सामने बैठ के एक एग्रीमेंट साइन करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? दे हैव एंटर्ड इनटू अ कन्वेंशन। इसलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोलो कि टैक्स कन्वेंशन बोलो, एक ही बात होती है। और मॉडल टैक्स कन्वेंशन मतलब मॉडल डट्टा। मॉडल का मतलब होता है फॉर्मेट, स्ट्रक्चर। मतलब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है कि एक डट्टा कैसे बनता है, डट्टा का फॉर्मेट कैसा होता है, डट्टा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अपने को पढ़ना है। सी हमने जो डबल टैक्सेशन का टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें तो सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि डबल टैक्सेशन की रिलीफ कैसे मिलती है, लेकिन इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है कि डट्टा बनता कैसे। दो कंट्रीज जब अपना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनाती है, तो वो एग्रीमेंट कैसे बनता है, वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो सी देयर आर थ्री मॉडल्स ऑफ एंटरिंग इनटू डट्टा। ये देखो स्क्रीन पर, एक होता है ओईसीडी मॉडल, दूसरा होता है यूएन मॉडल, और तीसरा होता है यूएस मॉडल। मतलब कोई भी कंट्री डट्टा में एंटर करती है ना, तो या तो वो ओईसीडी वाला मॉडल फॉलो करेगी, या फिर यूएन मॉडल फॉलो करेगी, या फिर यूएस मॉडल फॉलो करेगी। और ओईसीडी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस, और यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब ब्रॉडली तीन डट्टा के फॉर्मेट है जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। कोई कोई कंट्रीज ओईसीडी मॉडल अडॉप्ट करती है, कोई कोई कंट्रीज यूएन मॉडल अडॉप्ट करती है, और कोई कोई कंट्रीज यूएस मॉडल अडॉप्ट करती है। और ये तीनों मॉडल्स में डट्टा का ब्रॉड स्ट्रक्चर तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके, और ये ओईसीडी ने जो मॉडल बनाया ना, इट इज नॉर्मली फॉलोड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो रिच कंट्रीज होती है ना, वो लोग अक्सर ओईसीडी मॉडल के हिसाब से डट्टा बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द यूरोपियन कंट्रीज नॉर्मली अडॉप्ट ओईसीडी मॉडल। लेकिन ये जो यूएन मॉडल होता है ना, इट इज नॉर्मली अडॉप्टेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जब दो डेवलपिंग कंट्रीज आपस में डट्टा बनाती है ना, तो दे प्रीफर यूएन मॉडल। या फिर एक डेवलप्ड कंट्री और दूसरी डेवलपिंग कंट्री, उन दोनों के बीच में भी डट्टा बनता है ना, तो भी यूएन मॉडल अडॉप्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इसलिए इंडिया कभी भी किसी कंट्री के साथ डट्टा में एंटर करती है ना, तो इट अडॉप्ट्स यूएन मॉडल। और ओईसीडी मॉडल में तो मोस्टली क्या होता है, दोनों कंट्रीज जो एग्रीमेंट में एंटर कर रही है ना, बोथ दी कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, बोथ दी कंट्रीज आर रिच कंट्री। और यूएस मॉडल इज अडॉप्टेड व्हेनेवर यूएसए एंटर्स इनटू अ डट्टा विद सम कंट्री। ओके, लेकिन ये यूएस मॉडल अपने सिलेबस में नहीं है। ये देखो स्क्रीन पर, इसको मैं चौकड़ी मार रहा हूं। इसलिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने को सिर्फ दो ही मॉडल पढ़ने, एक ओईसीडी मॉडल और एक यूएन मॉडल। ओके, और ये ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल में मेन फर्क क्या है? एक तो मैंने बता दिया कि ओईसीडी मॉडल इज अडॉप्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड यूएन मॉडल इज अडॉप्टेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। ये देखो स्क्रीन पर लिखा है, ओईसीडी मॉडल इज अडॉप्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड यूएन मॉडल इज अडॉप्टेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। और दूसरा फर्क ये है कि ओईसीडी मॉडल कंट्री ऑफ रेसिडेंस को इंपॉर्टेंस देता है। मतलब अगर एक पर्सन कोई दूसरी कंट्री से इनकम कमाता है ना, तो एज पर ओईसीडी मॉडल वो पर्सन जिस कंट्री में रिसाइड करता है ना, उस कंट्री को ही उस इनकम पे टैक्स मारने का हक है। और जिस कंट्री से वो इनकम आ रही है, यानी कि वो सोर्स कंट्री, उसको उस इनकम पे टैक्स मारने का हक ही नहीं है। दिस इज द थिंकिंग ऑफ ओईसीडी मॉडल। बट यूएन मॉडल गिव्स इंपॉर्टेंस टू द सोर्स कंट्री। मतलब अगर एक पर्सन कोई दूसरी कंट्री से इनकम कमाता है, तो ऐसी इनकम पे सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट है। मतलब जिस कंट्री से वो इनकम आई है ना, उस कंट्री को ऐसी इनकम पे टैक्स मिलना चाहिए। और वो पर्सन जिस कंट्री में रिसाइड करता है ना, उस कंट्री का इस इनकम पे टैक्स मारने का हक नहीं है। मतलब एक बार वो कंट्री ऑफ रेसिडेंस टैक्स तो मारेगी, लेकिन उसको बाद में रिलीफ देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली टैक्स कौन एंजॉय करेगा? सोर्स कंट्री। क्योंकि ये यूएन मॉडल नॉर्मली कौन अडॉप्ट करता है? डेवलपिंग कंट्रीज। और एक डेवलपिंग कंट्रीज बेचारी गरीब है ना, तो ये कंट्रीज क्या सोचती है कि हमारी कंट्री से कोई कमा के जाता है, हमारी कंट्री को कोई सोर्स बनाता है, तो उसका टैक्स तो हमको मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमको हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स चाहिए। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज की हमेशा क्या इच्छा होती है कि हमारी कंट्री से कोई कमा के जाएगा ना, तो उसका टैक्स तो हमको ही मिलना चाहिए। दे बिलीव इन सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। तो ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, ओईसीडी मॉडल इज रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, बट यूएन मॉडल इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। ओके, एंड फिर ओईसीडी मॉडल में 32 आर्टिकल्स है, लेकिन यूएन मॉडल में 31 आर्टिकल्स है। अभी आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स मतलब ये सेक्शंस की तरह है। जैसे किसी एक्ट में सेक्शंस होते हैं ना, वैसे डट्टा में आर्टिकल्स होते, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, एंड ईच आर्टिकल इज लाइक अ सेक्शन। तो इस तरह से ओईसीडी मॉडल में टोटल 32 आर्टिकल्स है। मतलब यू कैन से इट्स लाइक 32 सेक्शंस। और यूएन मॉडल में देयर आर 31 आर्टिकल्स। तो ये देखो स्क्रीन पर, ओईसीडी में 32 आर्टिकल्स है, लेकिन यूएन मॉडल में 31 आर्टिकल्स है। ओके, और अपने सिलेबस में ये सारे आर्टिकल्स नहीं है। देयर आर ओनली फ्यू आर्टिकल्स विच वी हैव टू स्टडी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो आर्टिकल्स अपने सिलेबस में रखे हैं ना, एक्चुअली वही आर्टिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन जिन आर्टिकल्स को इन लोगों ने सिलेबस में नहीं रखा है ना, वो आर्टिकल्स वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अपनी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जो जो आर्टिकल्स रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना, वो सब सिलेबस में रख दिए। ओके, अब इस चैप्टर में पहले मैं तुमको डट्टा का स्ट्रक्चर बताऊंगा, एंड फिर हम लोग आर्टिकल वाइज पढ़ाई करेंगे। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर,
ब्रॉडली एक डट्टा 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये देखो स्क्रीन पर, पार्ट 1 इज स्कोप, पार्ट 2 डेफिनेशंस, एंड फिर पार्ट 3 टैक्सिंग राइट्स, पार्ट 4 रिलीफ, एंड पार्ट 5 अदर्स। मतलब जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना डट्टा में, उसको हम लोग 5 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज स्कोप ऑफ डट्टा। स्कोप का मतलब ये डट्टा किस टाइप के पर्संस को कवर करता है एंड किस टाइप के टैक्सेस को कवर करता है। ये देखो स्क्रीन पर, आर्टिकल 1 is on persons covered by data and article 2 is on taxes covered। persons covered का मतलब ये डट्टा का बेनिफिट कौन ले सकता है, और टैक्सेस कवर्ड का मतलब ये डट्टा किन किन टैक्सेस के डबल टैक्स की रिलीफ देगा। ओके, फिर देखो किसी भी डट्टा में सेकेंड पार्ट कौन सा होता है, सेकेंड पार्ट प्रोवाइड्स फॉर डेफिनेशंस। उसमें देखो 3 आर्टिकल्स है, ये देखो स्क्रीन पर, आर्टिकल 3 इज जनरल डेफिनेशंस, आर्टिकल 4 इज डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 5 इज ऑन डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। इस तरह से डेफिनेशंस वाले पार्ट में टोटल 3 डेफिनेशंस है। ओके, और उसमें भी ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आर्टिकल 4 डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट, और आर्टिकल 5 डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, वो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन एनी डट्टा। फिर किसी भी डट्टा में थर्ड पार्ट होता है टैक्सिंग राइट्स। टैक्सिंग राइट्स का मतलब है कि अगर कोई पर्सन कोई दूसरी कंट्री से इनकम कमाता है तो उस इनकम पे किस कंट्री को टैक्स मारने का राइट है। क्योंकि कभी भी हम दूसरी कंट्री से इनकम कमाते हैं ना, तो उसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है। एक वो कंट्री जहां कमाने वाला रहता है जिसको बोलते हैं कंट्री ऑफ रेसिडेंस, एंड दूसरी वो कंट्री जहां से इनकम आ रही है जिसको बोलते हैं सोर्स कंट्री। तो टैक्सिंग राइट्स में ये डिसाइड होता है कि किसी इनकम पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस को टैक्स मारने का राइट है कि सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट है। क्योंकि डट्टा एक एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट में दोनों कंट्री पहले से एग्री करके रखते हैं कि अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री से इनकम कमाएगा तो उस इनकम पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस टैक्स मारेगी कि कंट्री ऑफ सोर्स टैक्स मारेगी। ये सब पहले से एग्री करके रखते हैं, उसी का तो एग्रीमेंट है। और उसमें भी टैक्सिंग राइट्स के अंदर टोटल 5 आर्टिकल्स है। ये देखो स्क्रीन पर, आर्टिकल 7 इज ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स, आर्टिकल 11 इज ऑन इंटरेस्ट इनकम, आर्टिकल 12 इज ऑन रॉयल्टी इनकम, आर्टिकल 13 इज ऑन कैपिटल गेन्स, एंड आर्टिकल 21 इज ऑन अदर इनकम। और ये टैक्सिंग राइट्स वाले आर्टिकल्स में दोनों कंट्रीज ने आपस में अग्री किया होता है कि एक पर्टिकुलर इनकम पे किस कंट्री को टैक्स मारने का राइट है। मतलब कंट्री ऑफ रेसिडेंस उसको टैक्स मारेगी कि सोर्स कंट्री उसको टैक्स मारेगी। इस तरह से हर इनकम का टैक्सिंग राइट्स एलोकेट करके रखते हैं। इसलिए ये 5 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 आर्टिकल्स में एक कॉमन रूल है कि कोई भी इनकम हो उस पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस को टैक्स मारने का प्राइमरी राइट है, उसका तो फंडामेंटल राइट है। क्योंकि हम टैक्स किसको चार्ज करते हैं, असेसी को, तो ऑब्वियसली असेसी जिस कंट्री में रिसाइड करता है मतलब वो कंट्री ऑफ रेसिडेंस, उसका तो पहला हक बनता है, उसका तो प्राइमरी राइट है। लेकिन उस इनकम पे सोर्स कंट्री टैक्स मार सकती है कि नहीं, वो रूल चेंज होते रहता है। और उसमें भी ओईसीडी मॉडल सोर्स कंट्री को कम इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन यूएन मॉडल सोर्स कंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए ये 5 आर्टिकल्स में स्टूडेंट्स को मेनली ये समझना है कि सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट है कि नहीं। क्योंकि कंट्री ऑफ रेसिडेंस को तो टैक्स मारने का फंडामेंटल राइट है, उसका तो प्राइमरी राइट है। लेकिन मेन सीखने वाली बात क्या होती है कि किसी इनकम पे सोर्स कंट्री टैक्स मारने का राइट रखती है कि नहीं, ये मेन सीखना होता है। और इसमें हर इनकम के लिए रूल अलग होता है, और यही अपने को डिफरेंट आर्टिकल्स में पढ़ना है। जैसे आर्टिकल 7 में अपने को पढ़ना है कि बिजनेस प्रॉफिट्स पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस को तो टैक्स मारने का राइट है, लेकिन सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट है कि नहीं, ये अपने को पढ़ना है। एंड फिर आर्टिकल 11 में अपने को क्या पढ़ना है कि इंटरेस्ट इनकम पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो टैक्स मारेगी, लेकिन सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट है कि नहीं, ये अपने को पढ़ना है। सिमिलरली आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 21 में अपने को पढ़ना है कि रॉयल्टी, कैपिटल गेन्स और अदर इनकम पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो टैक्स मारेगी, लेकिन सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट है कि नहीं, ये अपने को पढ़ना है। इसलिए ये 5 आर्टिकल्स में अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन 5 इनकम्स पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो टैक्स मारेगी, लेकिन सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट है कि नहीं, ये अपने को पढ़ना है। और इसके रूल्स ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल में डिफर करते हैं, वही तो अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में कि ओईसीडी मॉडल सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट देता है कि नहीं, और अगर राइट देता है तो कितना राइट देता है। एंड फिर यूएन मॉडल सोर्स कंट्री को टैक्स मारने का राइट देता है कि नहीं, और अगर राइट देता है तो कितना राइट देता है, उसकी कंडीशंस क्या है, ये सब अपने को पढ़ना है। मतलब हर आर्टिकल में अपने को सोर्स कंट्री की पोजीशन को अच्छी तरह समझना है कि वेदर सोर्स कंट्री हैज द राइट टू टैक्स सच इनकम और नॉट। बट सी कितने लोग का तो यही कंफ्यूजन होता है कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस किसको बोलते हैं और सोर्स कंट्री किसको बोलते हैं। तो सी इसके लिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, कंट्री ऑफ रेसिडेंस मतलब वो कंट्री जहां कमाने वाला रहता है। क्या बोला, जिस कंट्री में कमाने वाला रहता है ना, उसको बोलते हैं कंट्री ऑफ रेसिडेंस। और सोर्स कंट्री का मतलब जिस कंट्री से इनकम आ रही है, जिस कंट्री से इनकम जनरेट हो रही है, उसको बोलते हैं सोर्स कंट्री। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कंट्री ऑफ सोर्स, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कंट्री ऑफ सोर्स। इसलिए ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या होता है और कंट्री ऑफ सोर्स क्या होता है। ओके, फिर देखो किसी भी डट्टा में 4th पार्ट क्या होता है, 4th पार्ट इज अबाउट रिलीफ।
मतलब अगर कोई इनकम पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस भी टैक्स मार रही है और कंट्री ऑफ सोर्स भी टैक्स मार रही है, मतलब वो इनकम डबली टैक्स हो रही है, तो उसमें रिलीफ कैसे मिलेगी? और इसके जो अलग अलग मेथड्स है ये मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ा दिए इन दी टॉपिक ऑफ डबल टैक्सेशन। और यही सब चीज डट्टा के आर्टिकल नंबर 23 में दिया होता है। ये देखो स्क्रीन पर, आर्टिकल 23 इज अबाउट रिलीफ कैसे मिलेगी। एंड फिर लास्टली डट्टा का जो 5th पार्ट होता है ना, उसमें देर आर अदर आर्टिकल्स। अब ये अदर आर्टिकल्स में क्या क्या होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अपने सिलेबस में अदर आर्टिकल्स में से सिर्फ 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। ये देखो स्क्रीन पर 24, 25, 26। सी ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, ये सब आर्टिकल नंबर्स है। ये सब आर्टिकल नंबर्स अपने को याद होना चाहिए। ओके, इन शॉर्ट मैंने तुमको डट्टा का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बता दिया कि ब्रॉडली एक डट्टा में क्या क्या होता है। अब सुनो, कोई भी कंट्री का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, एक से पहले चैप्टर का नाम सुनो क्या है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। वो धमकी अटपट मैडम क्या था, बेप्स एक्शन प्लान्स या फंडामेंटल ऑफ बेप्स बोलते हैं ना, ये टॉपिक का नाम क्या है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। एक्चुअली तो बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन स्टडी मटेरियल में इसको नाम क्या दिया है, ओवरव्यू। ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, मतलब अपने को एकदम डीपली नहीं, एक ओवरव्यू, एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो सी मैंने क्या बताया था, कोई भी कंट्री डट्टा बनाता है ना, तो वो अपना कैसा भी डट्टा बना सकता चाहे तो, लेकिन क्या वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है ना, कोई अपनी होशियारी नहीं मारता है। ओईसीडी, यूएन जैसे गॉडफादर लोग बैठे हैं ना, उन लोग ने टेम्पलेट बनाया, उसी को फॉलो करते हैं। जैसे इमेजिन आज तुम लोग को कोई जॉब में अप्लाई करना है, तो तुम लोग अपना सीवी, अपना बायोडेटा कैसे भी बना सकते हो ना, ऐसा थोड़ी है, कैसे भी बना सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। तुमने कोई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, अपना सीवी बना, कैसे भी बना। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं, वो टेम्पलेट्स के हिसाब से बनाते हैं ना, कि अपने को टेम्पलेट की रिस्पेक्ट नहीं, ये टेम्पलेट ये फॉर्मेट में सीवी देंगे ना, थोड़ा अच्छा वर्ड पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, तू खुद का सीवी बना ना जैसे बनाना है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, गूगल पे सर्च करते, कोई अच्छा टेम्पलेट मिलेगा, टेम्पलेट मतलब फॉर्मेट है, उसमें सीवी बनाते हैं ना। तो कंट्रीज भी वही करती है। कंट्री को जब डट्टा बनाना होता है ना, तो वो अपने मन से कैसा भी डट्टा बना सकती है। लेकिन फिर भी लोग क्या प्रिफर करते हैं, ओईसीडी जैसे बाप लोग हैं और यूनाइटेड नेशन, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है एग्रीमेंट का, तो उन लोग वही फॉर्मेट कॉपी करते हैं। और वर्ल्ड में सब लोग वही कर रहे हैं। कुछ लोग ओईसीडी का टेम्पलेट फॉलो करते हैं, कुछ लोग यूएन का, और यूएस मॉडल भी एक है। लेकिन यूएस मॉडल तो क्या, यूएस वालों ने अपने खुद का मॉडल बना दिया है। यूएस के खुद ने नखरे ना, ये ओईसीडी यूएन गया भाड़ में। हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स खुद एक बड़ी चीज है भाई। हम लोग हमारा खुद का एक फॉर्मेट बनाएंगे, और हम तो हमारे जितने भी डट्टास होंगे ना, हमारा कोई कनाडा हो के साउथ अमेरिका हो, कोई भी हो, उन लोग जो भी डट्टा बनाएंगे यूएस मॉडल ही फॉलो करते हैं। तो इन शॉर्ट वर्ल्ड में टोटल 3 फॉर्मेट्स चल रहे हैं, बाकी ये फॉर्मेट्स कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अब सुनो, और कौन सा फॉर्मेट यूज करता है मैंने बताया था ना। तो अब सुना, कोई भी फॉर्मेट फॉलो करो, चाहे ओईसीडी का प्रिसाइज फॉर्मेट के यूएन, स्ट्रक्चर मोटा मोटी ऐसा ही होता है। बाकी जैसे बोले गूगल में एक सीवी का फॉर्मेट मिला, दूसरा सीवी का फॉर्मेट मिला, ब्रॉडली तो सेम ही रहता है ना यार, वर्क एक्सपीरियंस, नेम वगैरह, कहाँ कहाँ जॉब किया है, ब्रॉड स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है ना। तो वैसे ओईसीडी और यूएन मॉडल का ब्रॉड स्ट्रक्चर सेम ही है। ये देखो स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट ऐसे फील करो, एग्रीमेंट का कॉपी, उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, आर्टिकल 1 पर्सन्स कवर्ड, मीन्स ये डट्टा कैसे लोगों के लिए है, तो रेसिडेंट लोगों के लिए। जैसे इंडिया सिंगापुर का डट्टा है, तो पहले लिख देते ये डट्टा में जो भी बातें हैं ना, या तो वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, या सिंगापुरी रेसिडेंट, या फिर वो दोनों जगह रेसिडेंट, ऐसे लोग के लिए। किसी थर्ड कंट्री वाले आदमी के लिए डट्टा नहीं है, पहले ही बता देते, पर्सन्स कवर्ड बोलते हैं। फिर टैक्सेस कवर्ड, सी डट्टा मतलब डबल टैक्स है, कौन सा टैक्स, जीएसटी के, इनकम टैक्स कौन सा, तो बोलते हैं ये इनकम टैक्सेस के लिए हमने डट्टा बनाया है।
तो टैक्सेस कवर्ड, पर्सन्स कवर्ड, टैक्सेस कवर्ड। फिर डेफिनेशंस होते हैं, जैसे हर एक्ट में ये डटा, एक तो एक्ट की तरह से देखो उसको, एक्ट है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में शुरुआत में डेफिनेशंस होते हैं ना सेक्शन 2 में, वैसे इधर भी शुरुआत में डेफिनेशंस है, लेकिन ये जनरल डेफिनेशंस है छोटे मोटे वर्ड के। ये डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट है, ये डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। तो अब सुनो, और बाद में ये बाद में बता दो, पहले देखो इधर से चालू कर रहा हूं मैं अभी। डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट, फिर डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब देखो रेसिडेंट वर्ड को है ना एग्रीमेंट में इन लोग अपनी स्टाइल में डिफाइन करते हैं। अब वो किस स्टाइल में डिफाइन करते उतना डिटेल में तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको खाली ये नॉलेज होना चाहिए कि कभी भी एक आदमी दोनों कंट्री का रेसिडेंट बनता है ना, तो ऐसी दुविधा में क्या करते हैं। जैसे इमेजिन मैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी रेसिडेंट हूं, सिंगापुरियन गवर्नमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी रेसिडेंट हूं और सिंगापुरियन गवर्नमेंट के लिए भी रेसिडेंट हूं, मतलब मैं दोनों जगह का रेसिडेंट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं चलता ना, को एक जगह का रेसिडेंट मानना पड़ता है। क्यों बताओ? हाँ, दोनों जगह वर्ल्ड इनकम टैक्स हो जाएगी। सी आज मैं इंडिया में हूं तो ऐसा बोल, हाँ इंडिया में वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल, सिंगापुर में तो मेरे जो सोर्सेज होंगे इनकम के उसका सिंगापुर वाले टैक्स मारेंगे ना, लेकिन इंडिया वाला तो वर्ल्ड इनकम का मारेगा ना। इससे कभी भी कोई बंदा दोनों देश में रेसिडेंट होता है ना, तो अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको किधर का रेसिडेंट माने। नहीं तो इंडिया सिंगापुर झगड़ती रहेगी, सिंगापुर वाले नहीं हमारा रेसिडेंट, वो हमारा करके क्या है, उसका वर्ल्ड इनकम का टैक्स देना चाह रही है, और इंडिया वाले लड़ेंगे नहीं हमारा रेसिडेंट है। अरे मेरे को खींच रहे दोनों, ऐसे सोचो ना। एक्चुअली टेक्निकली मैं दोनों कंट्री में रेसिडेंट बन गया हूं, अब दोनों मेरे को अपनी तरफ खींच रहे, तो फाइनली मैं कहां का रेसिडेंट हूं कैसे डिसाइड होता है? तो उसके लिए देखो टेक्निक है, पीवी हंसी परमानेंट होम। ऐसे फील करो मैं एक आदमी हूं, इधर इंडिया है इधर सिंगापुर है, दोनों का रेसिडेंट हूं और दोनों मेरे को अपनी तरफ खींच रहे। इंडिया क्यों अपनी तरफ खींच रहा है बताओ, बोल। ताकि मैं इंडिया का रेसिडेंट वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल हो जाए, और सिंगापुर का भी वही रीजन है, तो दोनों मेरे को खींच रहे। तो मैं किसका रेसिडेंट माना जाऊंगा? डिपेंड्स अपॉन मेरा परमानेंट घर किधर है। इंडिया में अगर मेरा परमानेंट घर है ना, पी फॉर परमानेंट होम, वेर एवर इज योर परमानेंट होम दैट कंट्री का यू आर द रेसिडेंट, तो वो कंट्री जीत जाएगी। तो इंडिया वाले बोले हाँ शीरीष व्यास का तो इधर बालाड में घर है, तो परमानेंट होम इधर, तो इंडिया का रेसिडेंट बन गया। लेकिन फिर सिंगापुर बोले भाई शीरीष व्यास का तो सिंगापुर में बंगलो है एक, उसका इधर भी परमानेंट होम है, दोनों जगह परमानेंट होम है। अरे तो ये लफड़ा हो गया ना। तो अब क्या हो गया, इंडिया सिंगापुर के बीच में टाई हो गया, 1-1 हो। इसको बोलते हैं टाई ब्रेकर रूल। ये जो पढ़ा रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? टाई ब्रेकर रूल। तो अभी स्कोर क्या है, उसका भी 1 इसका भी 1 है, मेरे यहाँ पे घर है उन लोग के यहाँ भी घर है, दोनों देश में मेरा परमानेंट होम है ना, तो टाई हो गया। तो इसको ब्रेक करने के लिए वाइटल इंटरेस्ट देखेंगे। वाइटल इंटरेस्ट का मतलब मेरे पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशंस कहां नजदीक है ज्यादा। जैसे इंडिया सिंगापुर में को खींच रहे, इंडिया वाला बोले भाई शीरीष व्यास का इधर घर है, आपके यहाँ भी घर है ठीक है, लेकिन इसके बीवी बच्चे इधर ही रहते, इसका सारा पर्सनल इमोशंस इधर है, इसका कोचिंग क्लास भी इधर है। तो सिंगापुर बोले बीवी तो उसकी भी इधर है, चलो बीवी नहीं है इसके मम्मी डैडी उधर है। अरे खाली बीवी से पर्सनल रिलेशन थोड़ी होता, फैमिली बड़ी होती है यार। मेरे को मानता तुम लोग वो सोचोगे। तो इंडिया वालों का क्या स्टैंड है, इसके बीवी बच्चे इधर है तो मम्मी डैडी भी उसके इधर है, मम्मी डैडी भाई बहन सारा खानदान इधर पड़ा है उसका, तो इधर भी उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्लोजर है। ही हैज वाइटल इंटरेस्ट इन सिंगापुर। बोले नहीं इंडिया में उसका कोचिंग क्लास है, प्राइम विजन चलता है, लेक्चर देते रहता है। बोले वो तो सिंगापुर में भी उसका ब्रांच है, वहां पर भी लेक्चर देने आता है। तो यार ये टाई हो गया आपस। तो ये दोनों अपने को एक को जिताना पड़ेगा। फिर प्लेस ऑफ हैबिचुअल अबॉर्ड, ये देख कैसा दिखता दिखने में, हैबिचुअल अबॉर्ड मतलब कौन से देश में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, कौन से देश में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। तो इंडिया वाला बोलेगा यार साल में 365 दिन होते, साल में 365 दिन है ना, तो हमारे देश में तो ये
तो समझो ये 150 डेज रहा था। कितना दिन? 150 डेज। तो सिंगापुर, हाँ हम लोग के यहाँ पे भी 150 डेज रहा था। टोटल मारो कितना हो गया? 300। 65 डेज में कनाडा में था। 65 डेज में कनाडा में था यार। मेरे को मालूम है तुम लोग डाउट सोचोगे, इसे बता दिया तो इंडिया वाले बोल रहे शिरीष व्यास तो इंडिया में 150 दिन रहता है, क्या कितना वक्त बिताता है। सिंगापुर वाला बोले हमारे यहाँ पे भी 150 दिन रहता है, तो बाकी के दिन किधर गए? कनाडा में था मैं। तो दोनों जगह इक्वल वापस टाई हो गया। अरे अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन अ कंट्री को बोलते हैं हैबिचुअल अबॉर्ड। जैसे मान लो इंडिया में ऐसा होता है ना, मैं 300 दिन रहता हूं तो आई एम हैबिचुअली स्टेइंग हियर ओनली। हैबिचुअल मतलब आई एम यूज्ड टू स्टेइंग इन इंडिया, हैबिचुअल अबॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें भी टाई हो गया तो नेशनैलिटी है ना, नेशनैलिटी इंडिया वाला बोले देख कुछ भी हो जा, सिंगापुर है तो भारत का सिटीजन ना, इसका पासपोर्ट भारत का है, सिटीजनशिप इंडिया की है। सिंगापुर वाले बोले भाई यू आर रॉन्ग, उसने सिंगापुर का भी सिटीजनशिप ले लिया। अभी हो सकती है डुअल सिटीजन होता है भाई, अपने पास इंडिया की भी सिटीजनशिप है, फॉरेन की भी सिटीजनशिप है, पॉसिबल है। तो अपने पास दो दो, जैसे माय ब्रदर इज बिकम हांगकांग सिटीजन प्लस इज एन इंडियन सिटीजन ऑल्सो। तो अगर दो जगह की सिटीजनशिप होती है तो वापस नेशनैलिटी भी जीत नहीं पाई। रेन क्या था? नेशनैलिटी। तो या तो ये तो पूरा टाई हो रहा है यार, मतलब इंडिया सिंगापुर, मैं क्या करूं, मैं फंस गया देखो। तो इधर वो नहीं है दो बंदर के झगड़े में क्या होता है बिल्ली, वैसा वाला नहीं है। इधर सुनो, इधर बोले नहीं शिरीष तू रुक शांति रहे, तो किधर ना किधर डालेंगे हम लोग। कंपिटेंट अथॉरिटी विल डिसाइड। कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सिंगापुर का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपस में बैठ के मीटिंग करके बोलेंगे क्या करना, क्या शिरीष का बोला, इन लोग डिसाइड करेंगे। तो उन लोग के बीच में डिस्कशन होगा, चल फाइनली इंडिया का रेसिडेंट है तो इंडिया जीत गई ऐसे। अरे कंपिटेंट अथॉरिटीज विल डिसाइड। अरे तो अपने मैं इतना डीपली घुस के पढ़ा रहा हूं ना, इतना तुम लोगों को लगता है इधर, तुम लोगों का इधर तक पहुंचेगा। ये तो मैं पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इतना कितना मस्त कोइंस 150 दिन इधर रहा, 150 दिन इधर। ये तो खाली ऐसा माहौल बना है, मतलब तो ही तो मैं लास्ट पॉइंट तो मेरे को बताओ, अगर इधर ही जीत जाते, जीत गया ना ठीक है खत्म, आगे नहीं पढ़ाना है मेरे को, आगे क्यों पढ़ाऊं, जीत गया ना हम लोग। तो परमानेंट होम में अगर इंडिया वाले जीत जाते तो आगे थियरी नहीं बढ़ती ना यार। ये तो थियरी बढ़ाने के लिए बार बार मुझे टाई करवाना है, फिर टाई को ब्रेक करना। थियरी का नाम ही क्या है? टाई ब्रेकर रूल। तो मुझे हर टाइम टाई करना पड़ेगा तो उसको ब्रेक करूंगा ना। अरे ये थियरी क्वेश्चन आ सकता है अच्छा खासा। मैंने ना सुनो आर्टिकल 4 पूरा नहीं पढ़ा है, उसका एक अंश पढ़ा है। आर्टिकल 4 में तो इन लोग लंबा चौड़ा पका दे, रेसिडेंट वो होता है, रेसिडेंट ये होता है, मतलब रेसिडेंट वर्ड को बकायदा डिफाइन किया है इन देयर ओन स्टाइल। बट बाद में ना उस आर्टिकल 4 के अंत में क्या लिखा है कि अगर किसी कारण से कोई बंदा दोनों देशों में रेसिडेंट बन जावे तो टाई ब्रेकर रूल भी फॉलोड। और एक्चुअली मालूम है हर कंट्री के, इंडिया सिंगापुर में नहीं है, तुम लोग भारत के जितने भी डट्टे देखोगे ना, चाहे भारत का यूएन मॉडल हो कि कोई ओईसीडी मॉडल, ये हर मॉडल में कॉमन चीज है, वर्ल्ड वाइड रूल है कि तू कोई भी मॉडल फॉलो कर, कोई भी कंट्री से डट्टा बना, हर डट्टे में कॉमन चीज क्या होती है कि अगर डुअल रेसिडेंस आ गया तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए टाई ब्रेकर रूल है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे फटाफट बताओ, देखो जल्दी। परमानेंट होम, जिस कंट्री में उसका परमानेंट होम है वहां का रेसिडेंट। सुनो फिर सुनो एक से ना, अगर इंडिया में परमानेंट होम हो गया मान लो, तो इंडिया का रेसिडेंट हो गया ना, तो पता है इंडिया को फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंस बोलेंगे और सिंगापुर विल बिकम कंट्री ऑफ सोर्स। नहीं उससे क्या होगा ना, मैं टैक्सिंग राइट्स पे फर्क पड़ेगा। मैंने वीडियो में बताया था तुम लोग को, ये टैक्सिंग राइट्स पे क्या बताया था, जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है ना वो तो हक से टैक्स मार सकती है, सोर्स कंट्री को टैक्स करने का राइट है कि नहीं वो थोड़ा हवा में रहता है वो। तो जैसे सी अगर मैं परमानेंट होम के कारण इंडिया के रेसिडेंट में आ गया ना, तो इंडिया क्या बोलेगी, बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इंडिया इज द कंट्री ऑफ रेसिडेंस फॉर शिरीष व्यास,
तो इंडिया तो शीर्ष को निचोड़ निचोड़ के टैक्स मारेगी। सिंगापुरियन गवर्नमेंट को सोर्स कंट्री है ना, तो वहां अगर मेरा पी हुआ वो सब नखरे चालू हो जाएंगे। मतलब सोर्स कंट्री का राइट है ना थोड़ा हवे में रहता है, लेकिन जिस देश में रहते हैं वो तो पूरा प्राइमरी राइट रखती है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है ना, ये डिसाइड करना इससे जरूरी है। कल को मैं सिंगापुर का रेसिडेंट बन गया होता तो सिंगापुर बिकम कंट्री ऑफ रेसिडेंस, फिर इंडिया बिकम सोर्स कंट्री, फिर इंडिया को टेंशन है शीर्ष का इंडिया में पी है तो ही टैक्स मार सकते तो नहीं मार सकते, उनका प्राइमरी राइट्स नहीं रहता ना फिर वो। हाँ इससे उसका डाउट तो पूछेगा क्या, सॉरी मैं बीच से बोलने उसका डाउट भुला डाला मैंने। नहीं वो नॉट नेसेसरी। यस सी इधर मोस्टली इन लोग 180 डेज का क्राइटेरिया रखते हैं, कुछ और रखते हैं डोमिसाइल उतना डिटेल में लोग नहीं कर रहे, बट हाँ हाँ नहीं। इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक लॉ है एंड डट्टा माइट हैव अ डिफरेंट प्रोविजन, उधर रेसिडेंट ठहराने के अलग क्राइटेरियाज भी हो सकते हैं ना, और उधर मेनली है ना होम के बेसिस पे होता है। जहां तुम्हारा घर बार है, जैसे अपने मेरा इंडिया में सब घर बार है तो इंडिया के रेसिडेंट हो, उन लोग 182 डेज को इतना इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है कि वो तो फ्लक्चुएट होते रहेगा ना। डाटा तो परमानेंट बनाना है, डाटा तो सी 182 डेज का स्टेटस तो कीप चेंजिंग एवरी ईयर, बट डाटा तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए बनाना ना, तो हमेशा के लिए इंडिया सिंगापुर के लिए शीर्ष रेसिडेंट है हमेशा के लिए। बाद में माई स्टेटस माइट कीप ऑन चेंजिंग ऐसा। एनीवेज अपने वो आर्टिकल 4 इतना डिटेल में पढ़ नहीं रहे, बट वो परमानेंट होम भी दोनों जगह हुआ तो क्या, तो फिर ये सब का इंपॉर्टेंस आता है। तो एक से मेरे को बताओ ना क्या क्या था। पहले परमानेंट होम का इंपॉर्टेंस देने का, अगर दोनों देश में उसका परमानेंट होम है तो प्लेस ऑफ वाइटल इंटरेस्ट मतलब प्लेस वेयर योर पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, जहां तुम्हारे परिवार वाले, जहां तुम्हारा काम धंधा है, जहां नौकरी करता है, जहां बिजनेस खोल के बैठा है, या जहां तेरी फैमिली है, इसको बोलते प्लेस ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। ये वाइटल चीज है ना अपनी लाइफ में, मेरी फैमिली में धंधा सबसे वाइटल चीज है, वाइटल इंटरेस्ट। फिर हैबिचुअल अबॉर्ड मीन्स कहाँ तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। फिर नेशनैलिटी, और अगर नेशनैलिटी भी अटक, दोनों जगह नेशनैलिटी है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द टू कंट्रीज विल डिसाइड कि उसको कहाँ का रेसिडेंट बनाना है, क्योंकि वो कहाँ का रेसिडेंट है उससे डिसाइड होगा कंट्री ऑफ रेसिडेंस कौन सी है, सोर्स कंट्री कौन सी है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इससे एग्जाम में बच्चों को ये पूछ लेते बहुत है व्हाट इज टाई ब्रेकर रूल, तो वेन एवर अ पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, इसको ऐसा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। इंडिया सिंगापुर का डट्टा होता है ना, तो ऐसा बोलते हैं इंडिया और सिंगापुर आर दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, कंट्री नहीं बोलते स्टेट बोलते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है ना तो पूरा वर्ल्ड एक ही देश है। जैसे अपने इंडिया में कैसे महाराष्ट्र को स्टेट बोलते हैं, गुजरात राजस्थान सब इंडिया का ही टुकड़ा है ना, तो जब वर्ल्ड वाइड बात होती है तो ऑल कंट्रीज एक वर्ल्ड के टुकड़े, उनको स्टेट्स बोलते हैं। तो इंडिया सिंगापुर क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है। तो देखो मैंने आर्टिकल 4 का एक ग्लिम्स दे दिया, ओवरव्यू। टॉपिक का नाम क्या है, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो ये मॉडल का फॉर्मेट लिख दिया है, अब ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इसमें ज्यादा घुसे नहीं है। देखो ये फालतू है, कुछ दम नहीं है इसमें थोड़ा ग्लिम्स दे दिया कि कभी कभी डट्टा में दो जगह के रेसिडेंट बनते हैं, तो उसके लिए ऐसा एक रूल होता है डट्टा में, ये डट्टा में लिखा होता है बाय वे ऑफ आर्टिकल 4। आर्टिकल इज लाइक अ सेक्शन ओनली, सेक्शन नंबर होता है ना वैसे। तुमने देखा था वीडियो, सच्ची कसम का 10 मिनट का तो वीडियो था यार, मतलब नहीं देखा था ना ये, ना तो नहीं बोल सकते ना, तो एक पार्टली हाँ बोल दे, नहीं गलत है। मैंने ये भी लिखा था तू मत लिख कुछ, तू नोट्स मत लिख, चले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या व्हाट्सएप पे खून निकाल के नहीं लिख सकता ना यार। मैंने पहले से जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग को हाई स्पीड में रिकॉर्ड किया, उसको और भी फास्ट करते ना तो 10 मिनट का शायद तुम्हारा 5 मिनट में हो सकता था।
और एक एक वर्ड इतना क्लियरली बोला है, फास्ट बोलने में एक एक चीज सुनाई देगा, कॉन्सेंट्रेट सुनेंगे तो ठीक है। अभी नुकसान किसका तुम्हारा, अभी सोचो ये सब क्या आ गया अचानक, देखो सोचो। वो पता क्यों, मेरे को भी पता है क्यों पता है। इधर देखो, चलो क्या किधर थे हम लोग, ये आर्टिकल 4 हो गया। आर्टिकल 5 क्या होता है, इट डिफाइंस व्हाट इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। मींस डट्टा के अंदर डेफिनेशन दिया होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का। और वो डेफिनेशन क्या, और डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया सिंगापुर के डट्टा में, जैसे मान लो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, तो मुझे सिंगापुर वाले कब टैक्स मार सकते हैं बिजनेस के लिए, जब मेरा वहां पी होगा। एक बार वो कंफ्यूजन दूर हो गया। इधर देखो ना, मान लो इंडिया जीत गई है, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं ना, तो मुझे सिंगापुर वाले वहां बिजनेस करने के लिए टैक्स कब मार सकते हैं, जब मेरा वहां पर पी होगा ना। लेकिन पी का मतलब क्या, ये इंडिया सिंगापुर के अंदर डेफिनेशन देते कि अगर शीरीष व्यास का सिंगापुर में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो पी है, या फिर शीरीष व्यास का वहां पर कोई सड़पियो जैसा है तो पी नहीं है। प्लेस ऑफ, अरे जैसे मैंने कोई प्लेस सोनली फॉर स्टोरेज रखा है, सोनली फॉर डिस्प्ले परचेज, मतलब सिंगापुर में खाली माल खरीदने के लिए जगह रखी है, फिर प्रोसेसिंग के लिए, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एनी अदर प्रिपरेटरी एक्टिविटी के लिए जगह रखी है, तो मेरा सिंगापुर में कोई पी भी नहीं है, मेरे को टैक्स ना मत। इंडिया मेरे को टैक्स है कि इंडिया को प्राइमरी राइट है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन सिंगापुर कैन नॉट टैक्स मी क्योंकि मेरा उधर पी नहीं है। लेकिन पी नहीं कैसे मालूम पड़ा, एज पर द डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल 5। और आर्टिकल 5 क्या बोलता है, कोई ऐसा प्लेस हो जहां इनकम जनरेशन होना चाहिए, पैसा आना मांगता है, खाली सड़पियों जैसा जगह नहीं होना चाहिए। सड़पियों में सुनो क्या क्या, एस स्टोरेज वैसा होता है ना, एक और डी ए प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये खाली यूएन मॉडल में लिखा है। यूएन मॉडल वाला क्या बोलता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी के मामले में ओईसीडी और यूएन मॉडल में डिफरेंस है। तो सी ओईसीडी मॉडल तो क्या बोलता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी को भी इंपॉर्टेंस देंगे, इट इज जस्ट अ प्रिपेरेटरी प्लेस। जैसे इमेजिन, सुनो एक बार मैं रिवर्स करके बता रहा हूं, कोई फिरंगी का इंडिया में है ना एक डिलीवरी वाला प्लेस है खाली, मतलब उधर क्या है, जो भी एक्चुअली कस्टमर्स को माल फॉरेन से बेचता है, वो कस्टमर्स को माल फॉरेन से बेचता है, खाली इंडिया में उसने ऐसा जगह लिया है जहाँ कस्टमर को डिलीवरी मिल जाता है। जैसे वो फॉरेनर है ना, इंडियन कस्टमर को बोलता है ओके इतना माल चाहिए ले लेगा, हाँ डिलीवरी देखो कांदिवली से मिल जाएगा, कांदिवली से डिलीवरी मिल जाएगा, मतलब कांदिवली में खास जगह रही है जहाँ से खाली कस्टमर्स को डिलीवरी होती है, लेकिन डील्स फॉरेन से बैठे बैठे क्रैक हो रही है। मतलब इन शॉर्ट किसी फिरंगी का भारत में प्लेस ऑफ डिलीवरी है तो उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बोलना चाहिए कि नहीं। तो ओईसीडी में ना वो भी सड़पियों में आता है। ओईसीडी का सड़पियों मतलब SDD है, स्टोरेज वाला प्लेस, डिस्प्ले, डिलीवरी वाला प्लेस। मीन्स ओईसीडी वाला क्या बोलता है, हाँ इंडिया में खाली ऐसा ही जगह है ना जहां तुम खाली कस्टमर को माल डिलीवर करने के लिए जगह रखा है ना, देन इट इज नॉट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन यूएन मॉडल क्या बोलता है मैं, नहीं हमारे भारत में डिलीवरी का भी जगह रखा ना तो उसको पी मानेंगे। सी यूएन मॉडल है ना थोड़ा भुक्खड़ है, वो कैसे भी टैक्स लेना चाहता है, मतलब वो थोड़ा कवरेज ज्यादा रखता है। जैसे इंडिया है ना बेचारी गरीब कंट्री है, और इंडिया गरीब कंट्री, गरीब लोग को पैसा चाहिए ना जीने के लिए। इंडिया गरीब कंट्री है, गरीब तो नहीं मिडिल क्लास बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट अ रिच कंट्री। इट इज नॉट अ रिच कंट्री एज फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड वगैरह, इट इज नॉट रिच कंट्री ना, तो इट इज मिडिल क्लास। तो इंडिया को ना पैसों की जरूरत है, और पैसे की जरूरत है तो उन लोग टैक्स कैसे मारना चाहेंगे। तो इंडिया ने तो सबसे ही पहले ही बोल दिया है, ओ फिरंगियों आप लोग इधर डिलीवरी का भी जरा रखोगे ना तो उसको पी मान लेंगे और टैक्स मारेंगे। लेकिन मतलब डिलीवरी के लिए कस्टमर को माल डिलीवर करना है। अरे जैसे फॉरेन से ना उन लोग सेल का ट्रांजेक्शन फॉरेन से बैठे बैठे कर रहे हैं, मतलब सेल फॉरेन से की है लेकिन पिकअप करना है, पिकअप। जैसे मैंने किसी को बोला ना ओके आपको 5 लाख मोबाइल चाहिए, चाहिए ना, इतने में डील हो गया, वहां से पिकअप कर लेना, एक जगह बताइए। तो फॉरेनर लोग है ना इंडिया में मोबाइल बेच रहे होंगे, लेकिन एक लोकेशन ऐसा वहां से पिकअप करना है। इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर टू द कस्टमर्स प्लेस। तो ओईसीडी क्या बोल रहा है, डिलीवरी का ही जगह रखा है ना, इधर कुछ बेचा बेची दुकानदारी तो नहीं खोल के रखी है, ले लो ले लो ले लो,
अरे इंडिया में दुकानदारी खोल के रखे तो पी है, लेकिन ओईसीडी क्या बोला, दुकानदारी तो वो लोग वहां से कर रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह, कस्टमर्स बुक करना। इधर खाली एक प्लेस सोनली फॉर डिलीवरी है ना, तो ठीक है ना, इट इज जस्ट छोटी मोटी जगह है, उसको पी नहीं बोलते। कौन? ओईसीडी। तो उसमें अगर अपना ओईसीडी मॉडल फॉलो किया होता ना, इंडिया वाले टैक्स नहीं मार पाते। ओईसीडी, अरे अमीर लोग है ना, ऐसे पैसा उड़ाते वैसा होता है ना। तो ओईसीडी मॉडल क्या है, थोड़ा मतलब सोर्स कंट्री को इतना इजीली राइट नहीं देता है। इंडिया में डिलीवरी का जगह रखा मतलब क्या इंडिया टैक्स के लिए चढ़ बैठेगा क्या? नहीं मिलेगा टैक्स। ये ओईसीडी मॉडल की थिंकिंग है। लेकिन यूएन मॉडल क्या होता है, नहीं, सोर्स कंट्री का कुछ तो बनता है ना यार। हमारे जगह पे डिलीवरी होता है, डिलीवरी आजकल क्या है, कस्टमर को माल बेचने का स्पीडी डिलीवरी अट्रैक्ट्स कस्टमर। अरे स्पीडी डिलीवरी, जैसे आज मैं किसी कस्टमर को माल बेच दूं और उसको डिलीवरी में रखड़ा रखड़ा के दूं, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है ना यार। तो यूएन मॉडल क्या बोलता है कि फिरंगियों का भले हमारे देश में प्लेस ऑफ डिलीवरी है, लेकिन उसका डोमिनेंट रोल होता है। आज कस्टमर को स्पीडी डिलीवरी करते तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, और तू हमारे देश में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, हमारे देश में अड्डा जमा ले, टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब यूएन मॉडल बोलता है ऐसा। मतलब यूनाइटेड नेशंस की थिंकिंग है कि सोर्स कंट्री का हक बनता है भाई। लेकिन ओईसीडी मॉडल में थिंकिंग क्या है कि नहीं, डिलीवरी से क्या होता है यार, दुकानदारी, माल बेचने का, मार्केटिंग वगैरह, मेहनत तो सब फॉरेन में कर रहे हैं, खाली इधर एक जगह रखी जिससे खाली डिलीवर करते कस्टमर को, तो उसके लिए इंडिया को राइट नहीं मिलना चाहिए। ये ओईसीडी का थिंकिंग है। तभी तो इंडिया वाले ना ओईसीडी मॉडल को अडॉप्ट नहीं करते। मतलब जो डट्टा का जो फॉर्मेट बनाया ना, ओईसीडी ने जो फॉर्मेट बनाया ना, उसको हम लोग देखते ही नहीं है। हम लोग यूनाइटेड नेशंस गरीबों का जो है, गरीबों का मसीहा। यूनाइटेड नेशंस कौन है? गरीब देशों का मसीहा है। तो और गरीब देशों का मसीहा जो होता है ना, वो गरीब देश को सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया को सपोर्ट कैसे मिला? इंडिया तू टेंशन मत ले, कोई फिरंगी लोग है ना तुम्हारे देश में डिलीवरी का भी जगह रखेगा ना, मार दे टैक्स उसको, पैसा आना चाहिए यार, अपन गरीब लोग है यार। इसलिए यूएन मॉडल को बोलते सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। कंट्री ऑफ सोर्स इज गिवन इंपॉर्टेंस। अरे इंडिया सोर्स कंट्री होगी ना फिरंगी के लिए, इंपॉर्टेंस कैसे दिया? डिलीवरी का जगह भी टैक्स मारने के लिए राइट देता है। हाँ, लेकिन वो सब चीज इधर भी एक्सक्लूडेड है यूएन में। कौन सी? स्टोरेज। वो सड़बियों को फुल में बोलो। मीन्स अगर कोई फिरंगी खाली अपने देश में स्टोर करता है खाली, हाँ तो ठीक है, उसके लिए हम लोग उस पर नहीं चढ़ बैठेंगे। इतना बुखड़ भी नहीं बन सकते ना। फिर इंडिया फिरंगी लोग क्या बोलेंगे, आप स्टोर करने भी नहीं दोगे हमको, भाड़ में क्या, इंडिया आपसे रिश्ता ही नहीं रखना है। तकलीफ आ जाती है ना। इससे स्टोरेज वाली जगह इन लोग ने रखी है तो चलेगा। और ये जो सोनली है, फिर क्या था, डिस्प्ले चलेगा, प्रोसेसिंग, परचेजिंग, कलेक्टिंग, हाँ ये सब करो ना। हमारे देश में इतना फ्रीडम है, उसके लिए आप बड़ा का बड़ा 4000 कारपेट का जगह ले लो, चलो करो, लेकिन सिर्फ ये करो तो हम आपको टैक्स नहीं मारेंगे। लेकिन डिलीवरी वाला जगह हुआ तो टैक्स मारेंगे। लेकिन ओईसीडी वाला तो डिलीवरी वाली प्लेस को भी एग्जाम कर रहा है। अरे ये प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डेफिनेशन था। तो टेल मी, फिरंगियों की यहाँ पी कब मानी जाएगी? या तो उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बट वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी इनकम जनरेटिंग, दुकानदारी लग जाए। इट शुड नॉट बी सड़पियो, एक्सक्लूडिंग सड़पियो। और सड़पियो में प्लेस ऑफ डिलीवरी इज एक्सक्लूडेड इन ओईसीडी, कि वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन यूएन मॉडल में इट इज नॉट एक्सक्लूडेड। वो यूएन मॉडल प्लेस ऑफ डिलीवरी को भी पी मानता है। अरे मैंने इतना ही पढ़ा है कि इंडिया में उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए एक्सेप्ट सड़पियो। फिर अगर फिरंगी लोग इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम करते और 12 महीने से ज्यादा काम चला ना, तो इंडिया वाले चढ़ बैठेंगे। ये ओईसीडी मॉडल है। यूएन मॉडल क्या बोलता है? यूएन मॉडल बताओ किसको इंपॉर्टेंस देता है, बताओ? सोर्स कंट्री को। तो टेल मी, इंडिया को टैक्स इजीली दिलवाना है, तो देखो यूएन मॉडल क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्शन का 6 महीने तक भी काम चला लेवे ना, मार दे टैक्स उसको। फिरंगी लोग तेरे भारत से कमा के जाता है, तू देखते रहता है, मार दे टैक्स, इवन इफ उनका प्रोजेक्ट रन्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स। यानी ये छोटे छोटे पॉइंट क्या पता एग्जाम में आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। तो यूएन मॉडल वाला डट्टा क्या बोलता है बताओ? और इंडिया वाले ना एक्चुअली यूएन मॉडल ही फॉलो करते हैं। क्यों? इंडिया एक गरीब देश है। इंडिया ऐसा नहीं बहुत पैसा पड़ा है,
ऐसे नहीं, गरीब मतलब मिडिल क्लास है ना यार, वी स्टिल नीड मनी यार, वी बैडली नीड मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो इंडिया वाले तो यूएन मॉडल के साथ ही रहते हैं, और यूएन मॉडल भी गरीबों का मसीहा है ना। तो यूएन मॉडल क्या बोलता है कि अगर कोई लंदन वाले फिरंगी लोग भारत में कंस्ट्रक्शन का कोई 6 महीने से ज्यादा काम चला लिया ना, तो उनको बोल दे भाई अड्डा जमा लिया तूने, टैक्स भर देना, टैक्स इस पे भरना, वो कंस्ट्रक्शन से जो तेरी रोकड़ी हुई है ना उसका टैक्स भर देना। 6 महीना बस गया तू यार, ज्यादा हो गया। लेकिन ओईसीडी थोड़ा क्या बोलता है, मर क्या रहा है यार इंडिया, मर रहा है तो इसके लिए 6 महीना तो काम चलेगा ना। हाँ 12 महीना कोई चलावे ना काम तो टैक्स मारो। तो ओईसीडी क्या है, पैसे वाले लोग का सोचते हैं ना, मतलब उन लोग के इतना भुक्खड़ नहीं बनते। अरे तो ओईसीडी मॉडल के हिसाब से रूल क्या है, इफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रन्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो ही इंडिया को राइट है। बट इंडिया वाले तो ओईसीडी मॉडल को अडॉप्ट कर ही नहीं रहे, यूएन मॉडल अडॉप्ट करते हैं। और यूएन मॉडल क्या बोलता है कि अगर फिरंगी का मोर देन 6 मंथ्स भी प्रोजेक्ट चला ना, 6 से ज्यादा हो गया मतलब पी है, फिर उसको टैक्स मार दो। और ये कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। यूएन मॉडल तो इतना बुक्खड़ है, क्या बोलते पहले मालूम है, 12 महीना क्यों, 6 महीना भी कोई काम खींच ले ना रोड वोड बनाने का, चढ़ बैठो टैक्स मार दो। और कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन एक्टिविटी करे तो भी टैक्स मारो। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन करे 6 महीने तक तो टैक्स मारो ही, और कोई कंस्ट्रक्शन ना भी करे खाली सुपरविजन करने आ रहा है, मतलब फिरंगी लोग है ना उनको खाली सुपरविजन का काम मिला है, रोड वोड बराबर बन रहा है कि नहीं, फ्लाईओवर बराबर बन रहा है कि नहीं, इंडिया के फ्लाईओवर टूट भी आते हैं, तो ऐसा कोई सुपरविजन का काम दिया और वो सुपरविजन प्रोजेक्ट भी आ जाता है। ओईसीडी में खाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन है, सुपरवाइजरी प्रोजेक्ट्स नहीं है। अरे मेन कंस्ट्रक्शन का ही काम है, वो भी 12 महीना चला तो। लेकिन यूएन में क्या है, कंस्ट्रक्शन सी ये सब सेम ही हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंस्टॉलेशन, वो 6 मंथ इवन सुपरविजन को भी कवर किया है। तो मतलब इससे इंडिया का टैक्स पाने का स्कोप बढ़ जाता है थोड़ा। और इंडिया में तो एक और कॉन्सेप्ट रहेगा सर्विस फी, कि अगर वहां की कोई कंसल्टेंट फर्म अपने एम्प्लॉय को 183 डेज और मोर ज्यादा भेज देती है ना सर्विसेज देने के लिए, 183, तो भी बोले अड्डा जमा लिया है। फिर इन लोग ने कोई जगह वगह नहीं लिया होगा, लेकिन क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है ना, तो मतलब कोई कंसल्टिंग फर्म है दुबई की, वो इंडिया में अपने आदमी लोग को बार बार सर्विसिंग के लिए भेजती रहती है। अरे मैं बुला रहा हूं उनको, अरे कुछ एडवाइस करना, कोचिंग क्लास का धंधा कैसे बढ़ाना है, ऐसे कंसल्टेंसी देने आते हैं। और वो नहीं नहीं करके पूरे साल में 183 डेज और मोर आ गए ना, तो फिर वो कंसल्टेंसी फर्म को क्या क्या बहुत ज्यादा इंडिया में नजर है तेरी, हाँ ज्यादा कंसल्टिंग कर रही तू, वो भी 183 डेज और मोर, तू इंडिया में जमा के बैठ गई अड्डा तेरा, टैक्स मारेंगे। ये ओईसीडी में नहीं है। मतलब यूएन मॉडल ने देखा कितना, मतलब इंडिया ने ज्यादा से ज्यादा टैक्स लूट सके वैसा रखा है। क्या क्या ज्यादा रखा है, पहले तो डिलीवरी वाला प्लेस में भी हमको टैक्स चाहिए, फिर कंस्ट्रक्शन 12 ने 6 महीना हो गया तो टैक्स मार देंगे, और कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने वाले के लिए भी टैक्स मारे प्रोवाइडेड 6 महीना, और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने आ रहा है कंसल्टेंसी, वो जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी फिरंगी लोग इंडियंस को सर्विसेज देने के लिए कोई आदमी भेजता है, कोई पर्सोनल भेजता है, और 183 डेज कॉन्सेंट्रेटेड है इंडिया में इन अ ईयर इन एग्रीगेट, भले 10-10 दिन करके अलग अलग टाइम पे आया होगा, इन एग्रीगेट मोर देन 183 डेज हुआ तो इंडिया में अड्डा जम के टैक्स मारेंगे। इतना ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है ना यूएन मॉडल में, तो यूएन मॉडल इंडिया की चिंता कर रही है, इंडिया की नहीं हर गरीब देश की। ये सोर्स कंट्री को टैक्स मारने दो यार, पैसा चाहिए उनको। लेकिन ओईसीडी क्या बोलता है, फिरंगी आदमी हमारे देश का है ना, तेरे देश से सोर्सेज रख लिया तो इतना इजीली मत टैक्स मारो। मतलब वो बहुत कट टू कट राइट्स देता है, मतलब डिलीवरी वाला प्लेस तो गिनता भी नहीं पी, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी 12 महीना वो सब होना चाहिए। अरे ये ओवरव्यू की तरह मालूम होना चाहिए। फिर हर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के डेफिनेशन एजेंसी का भी होता है, मैंने पढ़ा दिया पहले। एक्चुअली मैंने ना पी का जो पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ा, जो खाली नया क्या था डिलीवरी वाला पॉइंट अभी बताया, और ये सर्विस फी कंस्ट्रक्शन,
ये नई बात है, लेकिन बाकी सब पहले तुमको पढ़ा दिया था मैंने। तो बाकी सब चीजें ना अपने सेक्शन 9 में भी है। सेक्शन 9 में यही डेफिनेशन है, लेकिन डट्टा में वो सेक्शन 9 के बोले आर्टिकल 5 है और मिलता जुलता है, लेकिन क्या है डट्टा में थोड़ा और एलाबरेटेड डेफिनेशन होता है, इससे मुझे एलाबरेट करके पढ़ाना पड़ा ना। तो ये डेफिनेशंस हो गए। सांस लो, लंबी सांस लो। किसी को चाहिए तो बाहर की हवा देख के, किसी को जाने का शौक है देख लो, ये आ जाओ, ये डॉगी है, डॉगी बाहर की हवा आ गई नहीं सर, मैं भी चलाया तो बाहर चाहिए तो होगी, ब्रेक हो गई है। जाना डिम्पल बाहर एक बार राउंड मार के, ऐसे ही राउंड मार के आ जाओ। मनीष तुमको जाना है, तुमने गलत किया है, कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट्स हो रहे हैं तुम्हारे हर दिन। अरे ये तो तुमको फंडा ही नहीं समझ रहा, अभी एफआर का लेके बैठा है। मेरे को बता, एफआर तुमको कोई पढ़ा रहा है कि खुद से करना है? खुद से ही करना है ना, वो बाद में भी उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन जो चीज अभी क्लास में हो रही है ना, बहती गंगा में हाथ धो लेने का, ये तो गंगा निकल जाएगी, मैं चला जाऊंगा 1-2 दिन के बाद, अभी खत्म। फिर बाद में अकेले अकेले पढ़ना डीटी अपना। तो वही ना, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब योर अप्रोच मैटर्स, योर अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। सी इंटेलिजेंस से नहीं होता, एक अप्रोच, सही अप्रोच होना इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस तो आ जाता है रे कैसे भी करके, घिस घिस के इंसान है बोलते हैं, वो तो लोहा भी घिस घिस से एकदम वो हो जाता है, एकदम चमकने लगता है। लेकिन क्या है, वो अप्रोच तो सही होने चाहिए ना, मेथोडोलॉजी शुड नॉट बी रॉन्ग। इसे एक और कहा, इट इज नॉट द एप्टीट्यूड, इट इज द एटीट्यूड विच टेक्स यू टू ऑल्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो ठीक है, अपना जीन से, जेनेटिक्स से, कोई होशियार पैदा हुआ है, कोई डब्बू पैदा हुआ है, कोई एवरेज पैदा हुआ है, ठीक है, वो तो अपने हाथ में भी नहीं है। लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना अप्रोच, अपना मेथोडोलॉजी है ना, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग, ये मेन है, उससे इंसान ऊपर आता है। और वो तो मोल्ड हो सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है, तो उस पर तो वर्क करना चाहिए ना। एप्टीट्यूड अचानक चेंज नहीं होने वाला अपने। इधर देखो, सी डट्टा का है ना, मेन पर्पस ये नहीं होता है कि डबल टैक्सेशन की रिलीफ दो। आज इंडिया सिंगापुर डट्टा बनाती है ना, तो उन लोग आपस में अपने राइट्स बांटते हैं, इस पे तू टैक्स मार, इस पे मैं टैक्स मारेगा, इस पे तू मार, इस पे मैं मार, बांट देते हैं। फिर सुनो क्या होता है, बंटवारा होने के बाद है ना, अगर कोई इनकम पे दोनों कंट्री टैक्स मार रही है ना, तो आदमी बोले अरे भाई तू भी टैक्स भरा, तू भी, ये आदमी है। अरे पहले इंडिया सिंगापुर आपस में नक्की करते हैं, तू इस पे तू टैक्स पर, इस पे मैं मारेगा, इस पे तू मार, इस पे मैं मारेगा। फिर कोई कोई में क्या होता है, दोनों टैक्स मार रहे, तो ये आदमी शौक में, अरे तू भी टैक्स, तू दोनों टैक्स मारोगे, हाँ तो चिंता मत करना, दोनों जगह भर देना, लेकिन तू जहां रहता है इंडिया में, वो तेरे को रिलीफ दे देगा, कंट्री ऑफ रेसिडेंस। तो जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का ड्यूटी है कि उसको क्रेडिट दे दो कि तुमने जो भी सिंगापुर में भरा उसका तेरे को रिलीफ मिल जाएगा। तो उसे रिलीफ मिलने में क्या मालूम है, इंडिया वाले का उतना टैक्स कॉम्प्रोमाइज हो गया। इंडिया वाले का, मैं सी इंडिया में रेसिडेंट होने से फायदा क्या, उनको मेरे को टैक्स तो मारने मिलेगा, लेकिन बाद में मैंने सोर्स फॉरेन में जो टैक्स भरा है उतना मुझे क्रेडिट मिलेगा, मतलब वो सोर्स कंट्री का चला गया ना। अरे मतलब डट्टा का पर्पस होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सिंग राइट्स। तब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए क्या बोलते हैं मैं, देखो इमेजिन है फिरंगी इंडिया में 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, एकदम सिंपल लॉजिकल थियरी है, सीरियस एकदम सिंपल है। फॉरेनर कोई बिजनेस करा इंडिया में, तो मैं को बताओ इधर कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या हुई और कंट्री ऑफ सोर्स क्या है। हाँ, फिरंगी भारत से कमा रहा है ना धंधा करके, तो भारत तो सोर्स हो गया, और फिरंगी तो फिरंगी, तो फिरंग मतलब वो देश कंट्री ऑफ रेसिडेंस है। एक बार मैं कुछ ले ही लेता हूँ, सिंगापुर ही ले लेते हैं, कोई सिंगापुर वाला इंडिया में धंधा करके कमा रहा है, बिजनेस, ओके, तो व्हाट इज द कंट्री ऑफ रेसिडेंस, सिंगापुर। नाम से बोलो, सिंगापुर इज द कंट्री ऑफ रेसिडेंस, और इंडिया से बिजनेस करके पैसे छाप रहे, तो इंडिया इज द सोर्स कंट्री। तो बताओ इसका राइट्स बताओ, सिंगापुर कंट्री इज द कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो उसको तो हमेशा ही राइट होता है, उसका राइट कभी भी डिलेमा में नहीं है। डायलॉग बोलना चाहिए, कंट्री ऑफ रेसिडेंस हैज द प्राइमरी एंड द फंडामेंटल राइट। तो सिंगापुरियन सरकार तो वो आदमी को निचोड़ निचोड़ के टैक्स मारेगी,
पूछेंगे ही नहीं भाई तू इधर रहता है ना, फुकट में रहने नहीं मिला, टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन इंडिया वाले सोर्स कंट्री है ना, सोचना पड़ेगा टैक्स है कि नहीं। तो कैसे सोचेंगे बताओ? अगर उन लोग का इंडिया में पी होगा तो ही टैक्स मारेंगे, और वो भी पी एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में ही मारेंगे। क्या बोला? उस सिंगापुरियन बंदे का भारत में पी रहना चाहिए और उससे फुल फ्लेज टैक्स मारेंगे। फॉरेन कंपनी तो पूरा 40% मारेंगे, फुल रेट। हाँ, नहीं तो कोई कोई में ना इंडिया वाले कंसेशनल रेट ही टैक्स मार सकते हैं, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट्स में ना वी हैव गॉट फुल राइट टू टैक्स, प्रोवाइडेड उस सिंगापुरियन मनुष्य का भारत में पी हो, और उस पी एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का ही पूरा 40% मारेंगे। अज्यूम करो फॉरेन कंपनी है, फुल टैक्स राइट है। और एक चीज, इंडिया वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला रूल भी फॉलो करते हैं। जैसे ये देखो, वो फिरंगी ने ना, सिंगापुर वाला है, उसने इंडिया में एक गाड़ी की दुकान खोल दी है। ये गाड़ी का शोरूम है, मस्त में शोरूम से गाड़ियां बेच रहा है। अरे तो ये पी है ना वो। अरे शोरूम मतलब फिजिकल प्लेस है, उधर खाली गाड़ी स्टोर भी नहीं हो रही, बेचा बेची हो रही है। अरे तो अगर शोरूम से गाड़ियां बेच रहा है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि हाँ बोल जल्दी। तो सिंगापुर वाले को देख, तूने गाड़ी के शोरूम से धनाधन गाड़ियां बेचता ना, उसके प्रॉफिट का तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। प्लस अगर तू तेरे सिंगापुर से कोई डायरेक्ट कस्टमर्स को माल बेचता है ना, उसका भी टैक्स मारेंगे। आइडिया क्या होता है में, तेरा वो जो शोरूम से जो प्रॉफिट्स आ रहा है ना, अरे उसको हम टैक्स मारेंगे, लेकिन पी स्पेसिफिक टैक्स होता है, पी एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो एक्चुअली वो जो बंदा है वो तो पूरे वर्ल्ड में गाड़ियां बेचता होगा, अपने थोड़ी उसके वर्ल्ड के धंधे में नजर मारेंगे। अपने तो इंडिया में जो अड्डा जमा है, अड्डा यहां से जितनी गाड़ियां बेच रहा है उसका टैक्स मारेंगे ना। लेकिन इंडिया वालों ने एक अलग रूल रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं में, तूने इंडिया में गाड़ी का शोरूम रखा है ना, तो लोग बाग इधर आके है ना तुमसे बहुत इंप्रेस हो रहे हैं, तो आपको है ना कोई डायरेक्ट कस्टमर भी मिलता होगा। मतलब सिंगापुर वाला इंडियन कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहा है, मतलब शोरूम से डील नहीं हो रहा है, डायरेक्ट डील हो रही है। तो वो भी आपका, उसका भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। क्योंकि तेरे को कस्टमर क्यों मिला? क्योंकि इधर तू दुकान खोल के बैठा है। तेरी अगर दुकान नहीं होती तो कस्टमर तेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो दिस दुकान इज एक्टिंग एज अ फोर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड्स यू। बिकॉज यू हैड अ दुकान इन इंडिया, आवर इंडियन कस्टमर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, तो उसका भी टैक्स पर। मतलब ये दुकान से जो कस्टमर गाड़ी खरीद रहा है ना, वो प्रॉफिट का तो टैक्स भरना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई कस्टमर है ना, डायरेक्ट वो सिंगापुरियन गाड़ी डीलर से बात करता है, हमको 5-6 लाख गाड़ी चाहिए, 5 गाड़ी चाहिए, 10 गाड़ी चाहिए, 5-6 लाख नहीं सर, 5 गाड़ी 10 गाड़ी चाहिए, डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, नॉट थ्रू पी। उसका भी इंडिया वाले टैक्स मारेंगे। ये यूएन मॉडल में, ओईसीडी बोलते हैं, ज्यादा हो गया। वो दुकानदारी से जो बिक्री हो रहा है ना, उसका ही टैक्स मारो बस। सोर्स कंट्री का उतना ही अधिकार है कि वो दुकान से जो गाड़ी बिकी, उसका जो प्रॉफिट है उतना ही टैक्स मार बस। ये ओईसीडी वाला बोलता है, तभी तो हम ओईसीडी को प्रेफर नहीं करता, तो बहुत कम प्राइस दे रहा है। यूएन मॉडल क्या बोलता है, क्यों? ये दुकान से जो माल बेचा उसका तो टैक्स मारो ही। अगर डायरेक्टली भी कोई कस्टमर मिल गया ना, तो कस्टमर क्यों मिला है? क्योंकि इंडिया में उनका एक स्टोर है, उनका एक शोरूम है, उससे कस्टमर उस फिरंगी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर उस फिरंगी को भारत में डायरेक्ट कस्टमर भी मिल रहे हैं ना, मतलब पी के थ्रू आए भी नहीं, डायरेक्ट कस्टमर से, तो वो इनकम का भी टैक्स भरना पड़ता है। ओके, डेली पी होता ही नहीं तो इन लोग का इंडिया में, तो उन लोग डायरेक्ट सेल करते ना कस्टमर को, तो सवाल ही नहीं है। अरे पी तो है ही नहीं ना। हाँ, फिर वो 2 करोड़ का वो नाटक आता है, लेकिन एनीवे सो वो इसमें मत घुसाओ एक बार। डटास में तो क्लियर लिखा है, तो पी होगा तो ही टैक्स आएगा, और वो पी है तो पी वाले प्रॉफिट्स का तो आएगा ही, डायरेक्ट सेल से जो प्रॉफिट हुआ उसका भी टैक्स आएगा। ये डायरेक्ट सेल वाला कॉन्सेप्ट ओईसीडी में नहीं है। मतलब ओईसीडी का जो टेम्पलेट्स फॉलो करते हैं ना, उसमें खाली इतना लिखा होता है, पी एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का टैक्स मार, लेकिन डायरेक्ट सेल का नहीं आएगा। तो सुनो, एग्जाम में कल को ऐसा आ जाए, व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, अगर एक फिरंगी का इंडिया में दुकान खुल गया ना, तो उस दुकान से डायरेक्ट कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट सेल का भी टैक्स भरना पड़ता है। दिस इज ओनली देयर इन यूएन मॉडल।
तो ये बिजनेस प्रॉफिट्स का राइट किसको, ये देखो कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कंट्री ऑफ सोर्स। ये सब खाली डोमेस्टिक लॉ के प्रोविड, डट्टा में नहीं होता है सब, डट्टा में नहीं होता है। सी जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, इक्वलाइजेशन लेवी, ये सब चीजें डट्टास में नहीं होती है। डट्टा में जो ट्रेडिशनल, ये तो इंडिया वालों ने अपने डोमेस्टिक लॉ में रखा है ना, तो डट्टा में नहीं रखते ये लोग। डट्टा के अंदर देखोगे तो पी का इतना ही डेफिनेशन हो, क्या है वो, सड़पियो छोड़ के वो सब बस उतना है, एजेंसी पी वो सब बस खाली। एनीवेज इक्वलाइजेशन लेवी में भी हम लोग ये थोड़ी स्टैंड ले रहे कि आपका पी है इंडिया में, पी नहीं है फिर भी टैक्स मारे ना, और इधर तो पी बेस्ड टैक्सेशन के लिए डट्टा है ना। और इक्वलाइजेशन लेवी तो एनीवेज इट्स नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ पी ना, पी नहीं है तो इक्वलाइजेशन लेवी आता उल्टे का। अरे तो बिजनेस प्रॉफिट्स को टैक्स मारने का राइट किसका है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस का तो है ही। सोर्स कंट्री को राइट है इफ पी है, और पी एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का भी आता है, प्लस डायरेक्ट सेल्स का भी टैक्स आ जाता है, बट वो यूएन मॉडल होगा तो ही, और यूएन मॉडल नहीं है तो खाली इतना ही। मतलब इन शॉर्ट सोर्स कंट्री को राइट है, बट प्रोवाइडेड पी होना चाहिए, कंडीशन है ना वो। वैसे लास्ट में जा रहा हूँ फिर, अरे हाँ है टाइम है, बैकअप कौन किया था इधर, इसका बैकअप का सीन देख के मेरे को लगा 10 बज के लगता है। बिजनेस प्रॉफिट्स का टैक्सिंग राइट समझ गया, इसमें एक्चुअली कुछ नया नहीं, बट सब कॉमन से। एक्स्ट्रा क्या पढ़ा हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ऐसा भी होता है कि इंडिया में कोई दुकान खोल के बैठे तो उस दुकानदारी का तो टैक्स भरना ही है, और कोई इंडिपेंडेंट सेल्स भी हो रही है ना, उसका भी टैक्स भरना पड़ता है एज पर यूएन मॉडल। लेकिन अगर इंडिया ने ओईसीडी मॉडल अडॉप्ट किया होगा ना, तो इंडिया वाले उसको खाली पी वाले का ही टैक्स मारेंगे, डायरेक्ट सेल का टैक्स नहीं मारेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, इंडिया फॉलोस यूएन मॉडल। इंटरेस्ट का सिंपल है। अब इमेजिन करो, हर एग्जांपल इमेजिन करो, कोई फिरंगी इंडिया से कमा रहे हैं, अरे फॉरेन के आदमी लोग इंडिया से ये देखो क्या कमा रहे हैं, इंटरेस्ट। तो मेरे को पहले बताओ कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है, कंट्री ऑफ सोर्स क्या है। सिंगापुर वाले आदमी, चलो ना, वो आदमी सिंगापुर में रहता है ना, तो सिंगापुर इज द कंट्री ऑफ रेसिडेंस, और ब्याज इंटरेस्ट इंडिया से आ रहा है, तो इंडिया इज द सोर्स कंट्री। तो सुनो, इंटरेस्ट के लिए लॉ क्या बोलता है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो दिल खोल के टैक्स मारेगा, है ना। वहां पे अगर स्लैब रेट चल रहा है, स्लैब रेट 30/30 पूरा टैक्स मारेगा सिंगापुर गवर्नमेंट उस आदमी को। लेकिन इंडिया बीइंग द सोर्स कंट्री हैज अ लिमिटेड राइट, मैक्सिमम 10% जितना टैक्स मार सकते हैं इंडिया। इंटरेस्ट इनकम के ऊपर मैक्सिमम 10% टैक्स मार सकती है, ऐसा ओईसीडी वालों का थिंकिंग है। लेकिन हम उनकी थिंकिंग को नहीं गिनते, है ना। वी रिस्पेक्ट देम, बट डट्टा के मामले में उनकी थिंकिंग, बाबा सॉरी हम गरीब लोग हैं, हमको पैसा चाहिए, आप बोलोगे 10% ही टैक्स मारो तो टैक्स ही नहीं आएगा। तो यूएन मॉडल क्या बोलता है, आपस में नेगोशिएट कर दो, कम रेट मारो। भारत में अगर पूरा 30 मत मारना, नहीं फुल नहीं, एक कम कंसेशनल रेट होना चाहिए, बट यू कैन नेगोशिएट। तो जैसे मैं सिंगापुर से नेगोशिएट करूंगा, ये सिंगापुर सुन, तेरा सिंगापुरियन व्यक्ति भारत से ब्याज कमाएगा ना, हम 12% टैक्स मारेंगे, 14%, कुछ भी हो सकता है। इट हैज टू बी नेगोशिएटेड विथ कंट्री टू कंट्री। हो सकता है सिंगापुर वालों के अपना 12% का रूल है, मॉरिशस वालों के लिए 13% है, किसी के लिए 3% ही है। अरे क्या रेट ऑफ टैक्स है ऑन इंटरेस्ट इनकम, बट इतना पक्का है कि सोर्स कंट्री हैज अ लिमिटेड राइट टू टैक्स। लॉजिक, इंटरेस्ट इज ऑन व्हाट, पैसा। पैसा तो माल तो सिंगापुर वाले का है, इंडिया क्या उखाड़ रही है इसमें, हाँ। खाली इंडिया से इनकम अक्रू हुआ, उस कारण से टैक्स मारे हो। लेकिन इंटरेस्ट फोकट का आता है क्या, पैसों का आता है, पैसों का। और मालदार पार्टी सिंगापुर में, तो सिंगापुर निचोड़ेगा टैक्स। ठीक है, आपके भारत से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंडिया में अक्रू हो रहा है, तो आप टैक्स मारो, लेकिन यू हैव अ वेरी लिमिटेड राइट। सी वो लोग इंडिया में अड्डा जमा हुए ना, वो तो हम चढ़ बैठते हैं, पूरा टैक्स भर, 40% भर। लेकिन इंडिया से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो इंडिया का रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है ना। इंटरेस्ट इज ऑन फंडिंग, और फंड्स तो वो लोग का है यार, तो इंडिया क्या उखाड़ रही है। जस्ट बिकॉज इंडिया वालों से इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंडिया टैक्स मारे, बट देन लिमिटेड टैक्स होता है। तो टेल मी, इधर रेट क्या याद रखना, इधर सुनो, ये देखो, कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो फुल टैक्स मारेगी,
कंट्री ऑफ सोर्स क्या है, ओईसीडी के हिसाब से मैक्सिमम 10% और यूएन के हिसाब से मैक्सिमम -% as decided between the countries, but it will not be full right. This rate has to be concessional compared to the domestic law. जैसे इंडिया में मोटा मोटी 30% रेट चल रहा है ना, 30 नहीं होना चाहिए, 12, 13, 14, 5, 6, 5 भी रखा है हमने, तो 5 जैसा भी है ना, तो वी हैव टू नेगोशिएट। ये मैक्सिमम है, बट वो 10 से ज्यादा भी हो सकता है ना, और इंडिया वाले तो पूरा 20-20 रखते हैं। वो 115A था ना, याद करो, 20%। बट ओईसीडी तो क्या बोलता है, एक बार मान लो ना इंडिया ओईसीडी मॉडल अडॉप्ट करी होती तो इंडिया तो 10% टैक्स ही नहीं मार पाती। लेकिन सुनो, ये तो डट्टा में लिखा ना 10, लेकिन 115A बोलता है नहीं 20 तो मारेंगे ही, तो किसकी चलेगी 10, विच एवर इज बेनिफिशियल। अरे मान लो इंडिया ने यूएन मॉडल फॉलो कर लिया होता, तो यूएन मॉडल में मजबूरी में क्या 10% ज्यादा टैक्स नहीं मार सकते। ओईसीडी गलती से निकल गया। मान लो इंडिया वाले ओईसीडी फॉलो कर रहे होते, तो ओईसीडी के हिसाब से तो मैक्सिमम 10% टैक्स ही मारना है। तो ठीक है, उस चक्कर में डट्टा में इंडिया ने कमिट कर दिया हम आपको 10% ही मारेंगे, लेकिन वो डट्टा में लिखा है। सेक्शन 115A क्या बोल रहा है कि हम आपको 20 मारेंगे। तो आदमी कंफ्यूज हो गया, क्या करना क्या है। डट्टा में आप बोलते हो 10 मारेंगे और आपका 115A में बोलते 20 मारेंगे, करोगे क्या। तो उस आदमी को, फिरंगियों को क्या बोला, विच एवर इज बेनिफिशियल, तो 10 इज बेनिफिट 10 मारेंगे। अगर डट्टा में मान लो कोई रीजन से 22 होता है ना, तो 20 बेनिफिशियल 20 मारेंगे। अरे ये सब रफ आइडिया भी हो ना, पेपर अटेम्प्ट कर पाते, ये सब का खाली अपने को रफ नॉलेज चाहिए, ऐसा सबका। तो इंटरेस्ट के मामले में वी हैव सोर्स कंट्री हैज फुल राइट के लिमिटेड राइट, लिमिटेड, एंड दैट राइट इज लिमिटेड टू 10% इफ इट इज ओईसीडी मॉडल और नेगोशिएटेड परसेंट इफ इट इज यूएन मॉडल। इधर भी सेम है, सेम पूरा हो गया, सेम है दबाव, पूरा सेम, सेम लिख देना। दोनों पैरेलली देखना पड़ता है, विच इज बेनिफिशियल। वही तो बोल रहा हूँ, वो एफसीएनआर को 115A के दरमियान 5% टैक्स आ रहा है, 5%, लेकिन उस देश के डट्टे में अपना 5 नहीं 10 लिखा है, तो 5 ही आएगा ना। जैसे अपने आईडीएफ को पैसा मिलता है तो अपने मतलब 5% रखा है, तो 5 के मतलब विच एवर इज बेनिफिशियल। सी 115A में भी टैक्स रेट्स है और डट्टा में भी टैक्स रेट्स होता है। अरे ये इंटरेस्ट का जो आर्टिकल होता है ना, उसका टैक्स रेट्स होता है। आर्टिकल नंबर क्या है, ये 7 था, बिजनेस प्रॉफिट्स का ये बाद में 11 है, 11 है, ये 12 है, ये 12A है, ये 13 है। हाँ वो तो देखना ही पड़ेगा ना। सी ये तो रेट ऑफ टैक्स है ना, वो तो ट्रांजेक्शन के वैल्यू को लाइन पे लाएगा, ये तो टैक्स रेट है ना। अरे ये सब हम लोग रेट ऑफ टैक्स के लिए पढ़ रहे हैं। अपने क्या जो एनआर के टैक्स रेट्स पढ़े थे ना, वो डोमेस्टिक लॉ में, वैसा ही रेट्स इन लोग डट्टा में भी देते हैं, एंड बहुत और कॉन्ट्राडिक्ट होता है। जैसे खास करके आईडीएफ का तो देखोगे ना, आईडीएफ के लिए इंडिया में 115A में क्या लिखा है, हाँ तू इंडिया से ब्याज कमाएगा ना आईडीएफ से 5% ही मारेंगे, लेकिन उस देश के जो अपना डट्टा है ना, उसमें 12-13% भी लिखा होता है, तो 5% ही ना, मतलब विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन। हाँ तो मोस्टली हम लोग सेम रहते, लेकिन क्या इनकम टैक्स एक्ट में अपनी नीड्स के हिसाब से डट्टा तो क्या बार बार नहीं ना, एक बार बना के छोड़ देते हैं। इनकम टैक्स को तो क्या एवरी ईयर वी हैव टू अपडेट, डट्टा एवरी ईयर अपडेट नहीं होता है, वंस इन 3-4 ईयर्स हो भी सकता है, पर इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करते, वो एक परमानेंट लॉ जैसा बन जाता है। बट इनकम टैक्स तो क्या ये तो वॉलेटाइल, हर दिन चेंज हो सकता है यार, क्या भरोसा, सर्कुलर वर्कुलर आके, तो कभी कभी ऐसा डिस्क्रिपेंसी रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन, तो विच एवर इज बेनिफिशियल। और डट्टा में अपने इतना डिटेल में आईडीएफ थोड़ी लिख सकते हैं, उधर तो सिंपल रखना है कि वहां का फिरंगी भारत से कमाया ना, हम इतना रेट मारेंगे इंटरेस्ट पे, एक रेट लिख देते। अब इतना 4%, 5%, इतना नाटक तो इनकम टैक्स एक्ट में कर सकते हैं ना, वो डट्टा में करेंगे तो डट्टा और कंफ्यूजिंग हो जाता है।
और ये कंट्री वाइज जो होता है ना, हर कंट्री के साथ अलग नेगोशिएशन होता है। और ये मैक्सिमम 10 भी 10 नहीं होता, मैक्सिमम 10, 8 9 6, मतलब हर इंटरेस्ट इनकम के लिए ना डट्टे में एक रेट होता ही है, बट दैट रेट इज अ रेट फॉर द सोर्स कंट्री। जहां वो बंदा रहता है उधर तो फुल ऑन टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन इंडिया से जो ब्याज कमा रहा ना, इंडिया कोई लिमिटेड टैक्स राइट होता है। और वो लिमिटेड राइट क्या होता है, वही तो हम पढ़ रहे कि ओईसीडी मॉडल हो तो ज्यादा में तो 10%, यूएन मॉडल है तो एनी पर्सन एज में बी नेगोशिएटेड। और सेम चीज इधर भी है, इसमें रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। लेकिन पता रॉयल्टी के मामले ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है, सोर्स कंट्री को राइट ही नहीं। ओईसीडी मॉडल, यूएन मॉडल के लिए मैंने सेम लिख दिया ना, ये सेम है सेम। रॉयल्टी के लिए पता है, जैसे इमेजिन कोई जर्मन लोगों ने ना भयानक इन्वेंशन की है, एक बार फील करो ना यार, कोई जर्मनी वाले बंदे ने जबरदस्त आरएनडी करके एकदम दिमागी कीड़े से इन्वेंशन किया है, और वो इन्वेंशन भारत वाले यूज कर रहे हैं। फॉरेन का दिमाग था ना, फॉरेन का दिमाग, और उस पर भारत वाले उनको रॉयल्टी दे रहे। नहीं, वो इंडियन लॉ मत निकालो, रॉयल्टी दे रहे, ट्रांजेक्शन समझो ना। तो सी वो जर्मन बंदा कहाँ रहता है, जर्मनी में, तो कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो उसको पूरा टैक्स मारेगी ना। इंडिया से उसको रॉयल्टी मिल रही तो इंडिया क्या सोर्स कंट्री। तो ओईसीडी मॉडल क्या होता है, इंडिया तेरे को टैक्स चाहिए, चटाक चमट चाहिए टैक्स, 21 बात टैक्स चाहिए। इन्वेंशन दिमागी कीड़ा जर्मनी वाले बंदे का है, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी इन्वेंशन आपको वापस नहीं मिल रही है। उसमें भी वो बंदा रॉयल्टी कमा रहा है, उसमें मुंह मारना है आपको, टैक्स का सवाल ही नहीं है। सोर्स कंट्री डज नॉट हैव राइट टू टैक्स रॉयल्टी, रॉयल्टी इज फ्रॉम दिमाग, और दिमाग का एंटायर क्रेडिट जर्मनी वाले को जाना चाहिए। इंडिया वाले को तो उल्टे का एहसान मानना चाहिए कि बाबा आपका दिमाग हमको मिला ना, थैंक यू। मतलब इंडिया वाले को राइट ही नहीं है। अगर ओईसीडी मॉडल हो तो तभी तो इंडिया वाले ओईसीडी मॉडल, अरे 2 फॉर्मेट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो लोग ओईसीडी को नहीं फॉलो करते। यूएन मॉडल क्या बोलता है, नहीं बेटा नहीं, इंडिया तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा तो तेरा घर कैसे चलेगा, तेरी देश चलेगा कैसे। तो जर्मनी वाला इंडिया से रॉयल्टी कमाएगा ना, तो उसको मार टैक्स, इतना ज्यादा मत मारना, बट इतना याद रख उनकी खोज है। लिमिटेड टैक्स, यू हैव टू अग्री डैश परसेंटेज एज में भी अग्रीड। और वो डैश परसेंट 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 115 में तो 10% है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो विच एवर इज बेनिफिशियल। इन शॉर्ट मेन क्या था, ओईसीडी मॉडल डज नॉट गिव राइट टू सोर्स कंट्री टू टैक्स रॉयल्टी एज वेल एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। मतलब सोर्स कंट्री का अधिकारी नहीं बनता है। हाँ तो एग्जेम्प्ट हो जाता ना। फिर तुम लोग बोले सर आपने तो 115 में 10% पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था, लेकिन डट्टा में अगर एग्जेम्प्ट हो रहा है तो विच एवर इज बेनिफिशियल हो जाता ना, तो वो ही था विच एवर इज बेनिफिशियल। तो ये रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में ना, सी एक्चुअली ओईसीडी मतलब वाले क्या है मेन, वो सब यूरोपियन कंट्रीज वाले हैं, और यूरोपियन कंट्रीज का ईगो बहुत होता है। उनका ईगो क्या है, भाई हम लोग दिमाग वाले लोग इन्वेंशन करते हैं, हमारा इन्वेंशन भारत को यूज करने मिल रहा है, उसकी रॉयल्टी है, उस पर आपको टैक्स मारना है, सवाल ही नहीं है। मतलब दे डोंट बिलीव इन गिविंग राइट टू द सोर्स कंट्री। सोर्स कंट्री डज नॉट हैव द राइट। ये रॉयल्टी एफटीएस में है ना, लेकिन यूएन मॉडल में है, और वो सेम ही है, पूरा देखो सेम लिख दिया। लेकिन फर्क क्या मालूम है, यूएन मॉडल में ना रॉयल्टी का आर्टिकल अलग नंबर रखा है, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का अलग रखा है। ओईसीडी मॉडल में तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जैसा कोई आर्टिकल ही नहीं रखा है। तो ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं रखा है, मतलब सोर्स कंट्री को राइट है ही नहीं। अरे मतलब ये 2 आर्टिकल है ना यूएन मॉडल में, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है ना वो यूएन मॉडल के पर्सपेक्टिव से लिखा है। यही ओईसीडी मॉडल है तो पहले चेंज क्या है, पहले तो एफटीएस वाला आर्टिकल है ही नहीं, और रॉयल्टी का है तो, लेकिन वो सोर्स कंट्री को राइट नहीं है। ये टैक्सिंग राइट्स वाला पार्ट चल रहा था ना, तो ये बिरको का मतलब क्या, देखो बिजनेस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, कैपिटल गेन्स एंड अदर इनकम, और ये सब इनकम्स को लेके ना 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कौन किस पे टैक्स मारेगा। उसमें बेसिक रूल क्या है,
जिस कंट्री में कमाने वाला रहता है ना, मतलब कंट्री ऑफ रेसिडेंट, कमाने वाला जहाँ रह रहा है, दैट कंट्री ऑफ रेसिडेंस इज फंडामेंटल राइट, लेकिन सोर्स कंट्री को लिमिटेड राइट होता है। ऐसा अपना बात हुआ था ना। तो सी हियर अपने बिजनेस प्रॉफिट्स में हर एग्जांपल है, सोचो ना कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ रेसिडेंस, सॉरी फॉरेनर वाले लोग हैं ना, वो अपने इंडिया से कमा रहे हैं, तो अपने को इमेजिनेशन इजी पड़ता है। तो इमेजिन कोई फॉरेनर इंडिया से बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है, तो फॉरेनर जहाँ रहता है वो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, तो उन लोग तो फुल राइट रखते हैं टैक्स मारने का। लेकिन सोर्स कंट्री मतलब इंडिया को टैक्स मारने का राइट कब है, बताओ, रिपीट करो तो फ्लो मिलेगा है। अगर उसका इंडिया में पी है तो, और वो भी पी एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का ही टैक्स मार सकते हैं इंडिया। लेकिन वो ओईसीडी मॉडल बोलता है, यूएन मॉडल तो स्कोप और बढ़ा देता है कि उधर जो इंडिया में उसकी पी है उसके प्रॉफिट्स का भी टैक्स भरना पड़ेगा, प्लस उस फॉरेनर को इंडिया में कोई डायरेक्ट सेल करने मिली, उससे भी जो प्रॉफिट हुआ उस पर भी टैक्स आएगा। उसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल, ये कल बताया था ना मैंने। तो ये बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए था। फिर इंटरेस्ट इनकम इमेजिन कोई फॉरेनर इंडिया से इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, तो वो लोग तो उसको टैक्स मारेंगे। लेकिन इंडिया जो सोर्स कंट्री है वो उसको लिमिटेड टैक्स ही मार सकती है। ओईसीडी मॉडल तो क्या बोलता है, मैक्सिमम 10% टैक्स ही मारो, और यूएन मॉडल क्या बोलता है, ठीक है मैक्सिमम 10 तो नहीं, बट एक लिमिटेड टैक्स रेट होना चाहिए, विच यू कैन नेगोशिएट विद द कंट्री। और वो कंट्री टू कंट्री अपना एग्रीमेंट अलग होता है। किसी कंट्री में अपना रूल है कि हम 12% टैक्स मारेंगे, किसी के साथ 20% टैक्स है, बट एटलीस्ट यूएन मॉडल भी ये बोलता है कि फुल टैक्स नहीं मार सकते। जैसे इंडिया में फुल टैक्स मतलब 30% का टैक्स मार देना, एंड फॉरेन कंपनी का पूरा 40% मार देना, वो फुल नहीं मार सकते, लिमिटेड टैक्स, बट इट विल नॉट बी कर्टेल टू मैक्सिमम 10% एज इट इज सजेस्टेड बाय ओईसीडी मॉडल। इसे यूएन में क्या बोलना चाहिए, डैश परसेंटेज। ये इंटरेस्ट का बात हुआ था, ओके। फिर रॉयल्टी की बात होगी थी अपनी। रॉयल्टी के लिए ओईसीडी मॉडल क्या बोल रहा है, मैं इमेजिन करो कोई फॉरेनर ने वहां इन्वेंशन की, उसकी रॉयल्टी इंडिया वाला यूज कर रहा है और उसको इंडिया से रॉयल्टी मिल रही है, तो कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो टैक्स मारेगा ही। लेकिन सोर्स कंट्री के लिए ओईसीडी मॉडल क्या बोलती है, टैक्स मारने का राइट ही नहीं आपको। आपको तो वो फिरंगी बंदे की इन्वेंशन यूज करने मिली ना, उसके लिए तुम थैंकफुल हो जाओ बस। आप उसको जो रॉयल्टी इंडिया से मिल रही है उस पर भी टैक्स मारना है, सवाल ही नहीं है, यू डोंट हैव राइट टू टैक्स। ये किसकी थिंकिंग है, ओईसीडी मॉडल। लेकिन यूएन मॉडल क्या बोलता है, नहीं यार, यूएन मॉडल क्या है, सोर्स कंट्री का ख्याल रखता है ना, कि सोर्स कंट्री बेचारी गरीब होती है, उसको पैसा चाहिए तो थोड़ा तो टैक्स मिलना चाहिए ना। तो यूएन मॉडल की थिंकिंग क्या है कि अगर फॉरेनर लोग इंडिया से रॉयल्टी कमाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो टैक्स मारेंगे, एंड दैट रेट विल बी नेगोशिएटेड। उधर भी डैश परसेंटेज था, बट ओईसीडी मॉडल डज नॉट गिव राइट टू सोर्स कंट्री टू टैक्स ऑन रॉयल्टी एज वेल एज एफटीएस। खाली फर्क इतना है, रॉयल्टी के लिए आर्टिकल 12 होता है और एफटीएस के लिए 12A। ये आर्टिकल नंबर याद है ना, एमसीक्यू वगैरह काम आएगा। सी अपने इसके अंदर पूरा डिटेल में घुसते रहे, ये खाली ऊपर से तो नॉलेज रख रहे। इतना नॉलेज रखोगे कल को कोई एमसीक्यू आ गया तो यू शुड बी एबल टू राइट। जैसे रॉयल्टी को लेके ऐसा एमसीक्यू क्रिएट कर दिया, एंड फिर इन लोग 4 आर्टिकल नंबर दे देंगे, 13, 11, 10 वगैरह, तो अपना राइट आंसर क्या, रॉयल्टी के लिए 12 और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए 12A। चलो रॉयल्टी में अगर यूएन मॉडल वाला वो टैक्स रेट तो मतलब वो नेगोशिएशन बेसिकली जो होता है ना टैक्स रेट, हाँ बराबर, तो उसमें रेट चेंज होते रहते हैं क्या? हाँ, रेट चेंज अमेंडमेंट आते हैं ना, जैसे इंडिया में कैसे इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स आते हैं, वैसे डट्टा में भी अमेंडमेंट्स आता है, तो चेंज हो सकता है। तो पहले तो क्या रेट से टैक्स मारना है, वी हैव टू नेगोशिएट इन द ट्रीटी, एंड दैट नेगोशिएटेड रेट कैन आल्सो चेंज आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट डट्टा में इतने फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स नहीं आते जितने इनकम टैक्स एक्ट में आते हैं। अपना इनकम टैक्स एक्ट तो वॉलेटाइल है, वो तो साल टू साल चेंज होता है ना, कीपिंग इन माइंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। लेकिन डट्टा में क्या, एक बार इन लोग एग्रीमेंट बना देते ना, ऐसे नहीं कि हर साल चेंज करते रहते, 2-2, 3-3 साल तक अमेंडमेंट भी नहीं आते, शायद 5-5 साल भी अमेंडमेंट नहीं आए, बाद में अमेंडमेंट आता तो काफी टाइम के बाद आता है। इधर अपनी बात हुई थी, इतना हो चुका था, ओके। फिर हाँ, ये नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स का आर्टिकल। अब कैपिटल गेन्स का आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 13 है, 13। अब उसके लिए पता है, सुनो, बहुत डिटेल्ड रूल है। अगेन एक बार इमेजिन करो,
कोई फॉरेनर इंडिया से कैपिटल गेन कमा रहा है तो फॉरेनर जहाँ रहता है वो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, वो तो उसको पूरा टैक्स मारने का राइट रखती है। लेकिन इंडिया से कैपिटल गेन कमाया है तो क्या इंडिया उसको टैक्स मारने का राइट रखती है? मतलब सोर्स कंट्री को राइट है कि नहीं? तो दैट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एसेट। वो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। उतना नॉलेज तुमको नहीं मिल पाएगा क्योंकि डिटेल्ड है ना। वो देखना पड़ता है कि उस पर कैपिटल गेन सुनो इमूवेबल प्रॉपर्टी से कमाया है कि शेयर से कमाया है कि किससे कमाया है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो सब में डिटेल में घुसेंगे तो डिटेल डिस्कशन हो गया। अपने स्टडी मटेरियल में चैप्टर को भी नाम क्या दिया है? ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। इससे स्टूडेंट को खाली इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कैपिटल गेन कमाने वाला जो फिरंगी है वो अपने देश में तो पूरा टैक्स भरना ही पड़ेगा। लेकिन सोर्स कंट्री इमेजिनिंग के इंडिया से उसको कैपिटल गेन्स हुआ है, whether India can tax or not, that depends upon type of asset. That depends upon the type of asset, and that we are not discussing in detail. तो अपना इतने में खत्म हो गया है। फिर लास्ट अदर इनकम। अदर इनकम मतलब एनीथिंग अदर देन BIRC, बिजनेस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी एंड कैपिटल गेन्स। उसके अलावा सब अदर इनकम है। तो अदर इनकम का एग्जाम्पल दो एक। तुम लोग डिविडेंड इनकम का एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन वो रॉन्ग है। डिविडेंड का भी अलग आर्टिकल है। डिविडेंड का अलग आर्टिकल है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है ना, इससे मैंने इधर लिखा नहीं है। अब जितना मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूँ ना लिमिटेड, उसमें लिखा डिविडेंड इनकम नहीं है तो अदर इनकम हो गया। लेकिन तुमको नॉलेज भी तो लिमिटेड मिल रहा है। और ये तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी डिविडेंड का आर्टिकल डिटेल में नहीं है, तो डीटी में तो एकदम ही लिमिटेड चीज ही पढ़नी है अपने को ना। बट कहने का मतलब डिविडेंड का भी आर्टिकल है, इनकम फ्रॉम सैलरी को लेके भी आर्टिकल होता है। उसको ये लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। वो मेरी बात करनी बाकी इंडिपेंडेंट की। एक डिपेंडेंट पर्सनल सर्विस करके होता है, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी अपनी लैंग्वेज में, उसका भी आर्टिकल है। इन शॉर्ट जब तुम लोग अदर इनकम के अगर सोच रहे हो ना, ये मत सोचो हाँ सर ने ये 2-4 चीजें पढ़े उसके अलावा सब अदर है। अरे अदर मतलब एक्चुअल डाटा में तो और भी इनकम्स के आर्टिकल्स होते हैं। सैलरी इनकम का आर्टिकल होता है, डिविडेंड इनकम का, उन सबको छोड़ के अदर इनकम। जैसे रेंट का ये एग्जांपल दी ना, रेंट को लेके भी आर्टिकल है, रेंट को लेके भी आर्टिकल। इसलिए बेस्ट इज टू रिमेंबर इज व्हाट यू नो, डाटा में जो इनकम्स का डिस्कशन हो गया होगा, ठीक है, अपने जो सिलेबस में है नहीं है जो भी है, उसके अलावा ऑल इनकम्स है अदर इनकम। अब अदर इनकम के लिए देखो रूल क्या है। अदर इनकम कमाने वाला जहां रहता है मतलब कंट्री ऑफ रेसिडेंस, उसको तो टैक्स मारने का राइट है ही। और सोर्स कंट्री मींस इमेजिन अदर इनकम इंडिया से सोर्स हुई है, तो वेदर इंडिया हैज राइट टू टैक्स और नॉट। तो सुनो, ओईसीडी मॉडल बोलता है नो राइट। ओईसीडी मॉडल तो है ना सोर्स कंट्री का पूरा दुश्मन ही है, क्योंकि ओईसीडी मॉडल मतलब यूरोपियन कंट्रीज है, वो लोग की अकड़ है यार हमारा देशवासी कमा रहा है तो हम ही टैक्स मारेंगे ना, सोर्स कंट्री तू क्यों मुंह मार रही है, ये उनकी थिंकिंग है। और थोड़े जो स्नॉबिश लोग होते हैं उन लोग का मेंटालिटी भी एकदम सेल्फिश जैसा होता है ना, उन लोग का सेल्फिश बिहेवियर है कि हमारे देश वाला अगर जर्मनी फ्रांस वाला इंडिया से कोई अदर इनकम कमा रहा है तो उसने इनकम कमाने के लिए मेहनत की यार, तो हमारा देश टैक्स मारे, इंडिया क्यों टैक्स मार रहा है, वो तो राइट ही नहीं दे रहा है। लेकिन यूएन मॉडल सोर्स कंट्री का साथी है। वो क्या बोलता है कि अगर जर्मनी फ्रांस वाले बंदे ने इंडिया से अदर इनकम भी कमाई ना, तो सोर्स कंट्री मतलब इंडिया भी उसको टैक्स मारने का राइट रखती है, वो भी फुल रेट पे। इधर कंसेशनल रेट भी नहीं रखा है, फुल रेट। तो ये देखो सब में मेरे को सोर्स कंट्री की पोजीशन शॉर्ट में बता दो ना। सी कंट्री ऑफ रेसिडेंस की पोजीशन अपने को समझनी नहीं है, क्योंकि बार बार रिपीटेड एक ही बात कर रहा हूं कि जो बंदा जहां रहता है वो देश में तो उसको टैक्स भरना ही पड़ता है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस हैज अ प्राइमरी एंड फंडामेंटल राइट टू टैक्स दैट पर्सन। लेकिन अगर उसको इंडिया से इनकम आ रही है, मतलब इंडिया इज अ सोर्स कंट्री, वेदर इंडिया कैन टैक्स और नॉट, आंसर वन बाय वन, एक एक करके सबका आंसर दो। इमेजिन इंडिया से उसको इनकम आ रही है, इंडिया इज अ सोर्स कंट्री, तो बिजनेस प्रॉफिट्स पे इंडिया वाले का टैक्स भर सकते हैं अगर उसका इंडिया में पी है तो, और उसमें भी पी एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सी ओईसीडी मॉडल के हिसाब से। यूएन मॉडल है तो पी एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स प्लस डायरेक्ट सेल्स से जो प्रॉफिट्स वो भी। इंटरेस्ट के लिए लिमिटेड टैक्स रेट होगा, और ओईसीडी मॉडल तो कैप ही लगा मैक्सिमम 10, और यूएन मॉडल में अग्रीड परसेंटेज। और रॉयल्टी के लिए ओईसीडी मॉडल तो मना ही कर रहा है, राइट ही नहीं है तुमको।
एफटीएस के लिए भी राइट ही नहीं है, लेकिन यूएन मॉडल बोलता है नहीं राइट तो है लेकिन लिमिटेड राइट, अग्रीड परसेंटेज। अरे ये तो सेम ही है पूरा, अलग क्यों लिखने में, क्यों ओईसीडी मॉडल तो राइट ही नहीं दे रहा है ना, लेकिन इधर ओईसीडी मॉडल मैक्सिमम 10% वाला कैप लगा के बैठा है, और कैपिटल गेन्स में इंडिया को टैक्स करना राइट है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द एसेट, वेदर इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स वगैरह, वो बहुत डिटेल थियरी है, अच्छा खासा आर्टिकल है उस पर। फिर अदर इनकम में ओईसीडी मॉडल तो सोर्स कंट्री को राइट देता ही नहीं है, लेकिन यूएन मॉडल बोलता है फुल टैक्स राइट है, फुल टैक्स राइट। तो ये टैक्सिंग राइट्स है। बेसिकली क्या स्टूडेंट को इतना नॉलेज होना चाहिए कि डाटा बनाते टाइम किस किस बातों के ऊपर अग्रीमेंट्स होता है, इट्स एन अग्रीमेंट है ना, तो किसके टर्म्स नक्की होते हैं, तो मेन टैक्सिंग राइट्स के टर्म्स नक्की होते हैं कि तू तो टैक्स मार देना, हम मार सकते कि नहीं, उसके ऊपर हम लोग नेगोशिएशन करते हैं। बाकी से ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये तो मॉडल्स में लिखी है, मॉडल मतलब ये तो खाली सजेस्टेड टेम्पलेट है, बाकी इंडिया का पूरा राइट है, जैसी ट्रीटी बनाना चाहे बना सकती है। जैसे आज मैं कोई फॉरेन कंट्री का ट्रीटी बनाऊं तो मैं अपने मन से कुछ भी नेगोशिएशन कर सकता हूं, इट इज टोटली आवर इंडिपेंडेंट पर्सनल एग्रीमेंट, नो वन कैन इंटरफेयर इन दिस। बट फिर भी क्या है, इंडिया अपनी होशियारी कभी मारेगी नहीं, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड में रहना है। वो बोलते हैं ना अपने को इधर रहना है तो माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है, वैसे इंडिया को भी पूरे वर्ल्ड में रहना है, तो वर्ल्ड में जो प्रोटोकॉल्स है, जो ओईसीडी यूएन वाले सजेस्ट किए, वो हिसाब से करना पड़े। कल को अगर इंडिया कुछ अलग ही एग्रीमेंट बना है तो इंडिया को कोई रोक थोड़ी सकता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करती है। इंडिया वाले तो क्या, जो यूएन मॉडल में सजेशंस दिया है ना, वो ही एज इट इज फॉलो करती है। इंडिया के हर डाटा इज बेस्ड ऑन यूएन मॉडल वाला टेम्पलेट। यूएन क्या था, यूनाइटेड नेशंस। फिर तो डाटा के स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है। पहले तो डाटा का स्कोप होता है, उसमें पर्संस कवर, टैक्सेस कवर था, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2। फिर डेफिनेशंस में क्या था, जनरल डेफिनेशन आर्टिकल 3, रेसिडेंट का डेफिनेशन आर्टिकल 4, पी का डेफिनेशन आर्टिकल 5। फिर ये 5 था, इधर तक देखो 1 नंबर याद रहा, 1 2 हो गया, 3 4 5 7 8 11 13 21। हाँ, इधर एक एक्स्ट्रा क्या था 12 में, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए। ओके ना, वन मोर थिंग, यूएन मॉडल में ना बिजनेस और प्रोफेशन को अलग ट्रीट करते हैं। यूएन मॉडल बिजनेसमैन और प्रोफेशन को अलग ट्रीट करता है। जैसे अपने इनकम टैक्स कैसा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक ही बात है ना, लेकिन यूएन मॉडल के हिसाब से जो डाटा बनेगा ना, तो बिजनेस और प्रोफेशन को इन लोग अलग रखते हैं। लेकिन ओईसीडी मॉडल ऐसा नहीं कर रही है। ओईसीडी मॉडल क्या बोलते हैं, बिजनेस हो गए प्रोफेशनल, घूम फिर के धंधा ही होता नहीं क्या, मतलब वो लोग प्रोफेशनल्स को अलग ट्रीट नहीं करते। तो सुनो अभी, सिंस यूएन मॉडल प्रोफेशनल्स को अलग ट्रीट करते हैं ना, तो उसका अलग आर्टिकल बनाया इन लोग ने, आर्टिकल नंबर 14। इसको इन लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। जैसे आज चार्टेड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को अपनी पर्सनल सर्विस दे रहा है। सी यार दुकानदारी खोलते तो क्या, दुकान में माल बेचते हैं हम लोग, माल बेचना मतलब अपनी पर्सनल सर्विस थोड़ी है, मेरा पर्सन थोड़ी इन्वॉल्व हो रहा है, गुड्स बेच दिया। लेकिन यार वकील, सीए, डॉक्टर्स लोग हैं, वो अपने इंसान अपनी आत्मा से सर्विस दे रहे हैं, अपने सोल से, देयर पर्सन इज इन्वॉल्व। इसलिए लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। और इंडिपेंडेंट मतलब किसी का नौकर भी नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक है, चार्टर्ड लॉयर, डॉक्टर्स वगैरह। तो प्रोफेशनल्स को ये लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। अब इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज का ओईसीडी मॉडल में तो कोई आर्टिकल है ही नहीं, क्योंकि दे ट्रीट बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल वन इन द सेम। तो फॉर देम ऑल प्रोफेशनल आल्सो कवर्ड इन आर्टिकल 7। लेकिन यूएन मॉडल में आर्टिकल 14 है ना, तो सी आर्टिकल 14 ये लोग अलग खोल के कुछ नया नहीं कर रहे, खाली अलग आर्टिकल खोला है। लेकिन फर्क क्या मालूम है, बिजनेस के लिए लोग बोलते हैं ना पीई होना चाहिए, प्रोफेशनल को टैक्स मारने के लिए फिक्स्ड बेस होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कुछ फर्क नहीं, खाली वर्ड्स में फर्क आ रहा है। जबरदस्ती का यूएन मॉडल ने 2 आर्टिकल रखा है। बिजनेसमैन लोग को बोला है आपका इंडिया में पी हुआ तो टैक्स मारेंगे, प्रोफेशनल्स को क्या बोला है, आपका इंडिया में कोई फिक्स्ड बेस हुआ तो टैक्स मारेंगे। खाली वर्ड्स में फर्क है, बाकी टैक्सिंग मेथोडोलॉजी सेम। मींस इंडिया वाले कैसा बोलते हैं, जैसे फिरंगी लोग बिजनेस कर रहे तो क्या बोलते हैं उसको, हम तुम्हारा इंडिया में पी हुआ तो वी विल टैक्स यू। और कोई प्रोफेशनल होता तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा अगर इंडिया में फिक्स्ड बेस हुआ देन वी हैव राइट टू टैक्स यू एज पर आर्टिकल 14 बोलते हैं। और बिजनेसमैन को खाली इतना बोलते हैं, तुम्हारा अगर पी हुआ
तो वी हैव राइट टू टैक्स यू एज पर आर्टिकल, नहीं बिजनेस के लिए क्या है आर्टिकल 7, खाली इतना ही फर्क है। हाँ, एक और चीज है, प्रोफेशनल लोग को तो क्या बोला है कि प्रोफेशनल तुम्हारा तो इंडिया में कोई फिक्स्ड जगह नहीं भी हुआ ना, अगर तुम लगातार 183 डेज से ज्यादा, लगातार नहीं पूरे साल में इन एग्रीगेशन 183 डेज से ज्यादा कोई क्लाइंट को सर्विस दे दोगे ना, तो ऐसा मानेंगे तुम्हारा इंडिया में अड्डा चल गया। ये तो कल बात हुआ था ना अपना यार। तो खाली इतनी थोड़ी अलग बात करने के लिए ना जबरदस्ती का अलग आर्टिकल बनाया है। बाकी इवन आई फील कि इन लोग को इसमें अलग आर्टिकल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। बिजनेसमैन प्रोफेशनल सब एक ही तो है, खाली प्रोफेशनल का अलग आर्टिकल बन के इंडिया को क्या हासिल हुआ में, तो 183 डेज हुआ ना। अरे नहीं तो बिजनेसमैन को तो क्या बोला है, आपका कोई फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए एक्सेप्ट सड़पियो, वो बोला हुआ है ना। लेकिन प्रोफेशनल लोग को एक्स्ट्रा क्या बोल पा रहे हैं कि आपका कोई फिक्स्ड जगह नहीं भी हुआ ना, अब वहीं बैठे बैठे भी तुम अपने एम्प्लॉय लोग को इधर सर्विसेज देने भेज रहे हो, कंसल्टेंसी वगैरह, और अगर वो पीरियड ऑफ सर्विसेज मोर देन 183 डेज इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसा मानेंगे तुम्हारा इंडिया में पी है। एंड फिर उन सर्विसेज से जो इंडिया से इनकम आई है आपको, विल टैक्स यू। खाली एक्स्ट्रा राइट मिल पा रहा है 183 डेज के बेसिस पे, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल 7 और आर्टिकल 14 आर डिट्टो सेम ओनली। हाँ, बट बाद में बच्चों को क्वेश्चन पूछने में अच्छा मिल जाता ना कि प्रोफेशनल सर्विसेज का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 14, और प्रोफेशनल का डेफिनेशन भी दिया है अपने इनकम टैक्स एक्ट में। डेफिनेशन क्या है, मेल फिट कंपनी, दैट इज डेफिनेशन अंडर डोमेस्टिक लॉ। बट इन डटास प्रोफेशनल का डेफिनेशन है लास्ट पेडल। लास्ट पेडल करके कोडवर्ड है। लास्ट मतलब एल फॉर लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टीचिंग, टीचर्स को ही प्रोफेशनल बोलते हैं। फिर पेडल, पेडल में पी फॉर फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फिर ए फॉर अकाउंटेंट, डेंटिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, ऐसा डेफिनेशन दिया है। इसको बोलते लास्ट पेडल। अरे ये लोग को प्रोफेशनल्स बोला है, फिर इनको क्या बोला है कि ऐसे लोगों, तुम अगर भारत में कोई फिक्स्ड बेस रखते हो या फिर फिक्स्ड बेस नहीं भी है तो भी मोर देन 183 डेज की एग्रीगेट सर्विस देते हो इन अ ईयर, देन इंडिया हैज राइट टू टैक्स यू एज पर आर्टिकल 14, एज पर आर्टिकल 14। सर अगर एग्जाम में कुछ एमसीक्यू में पूछ रहा है कि ये वाली जैसे बिजनेस इनकम किसमें टैक्सेबल है या फिर प्रोफेशनल इनकम किसमें टैक्सेबल, नॉट एज पर ओईसीडी और यूएन मॉडल, तो हम यही सब आर्टिकल में बस लिखेंगे ना, मतलब यही लिखना पड़ेगा ना। वो तो सी प्रोफेशनल वर्क तो दे विल हैव टू मेंशन इन द क्वेश्चन वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट ओईसीडी के यूएन, क्योंकि सारा जहां जानता है कि उसके लिए दोनों की मेंटालिटी अलग है। बाकी दोनों में आर्टिकल नंबर सेम ही है ना? ओईसीडी में तो नहीं, ओईसीडी में बिजनेस प्रॉफिट्स का आर्टिकल नंबर सेम है ना। इन दोनों को छोड़ के, बिजनेस और प्रोफेशन छोड़ के, हाँ। प्रोफेशनल छोड़ के बाकी सब सेम है। जैसे इंटरेस्ट के लिए ओईसीडी मॉडल भी आर्टिकल नंबर 11 बोलता है, यूएन मॉडल भी। खाली इधर क्या है, ओईसीडी मॉडल के लिए बिजनेस प्रोफेशन सबका 7 और यूएन में कैसा है 7-14 बिजनेस है तो 7, प्रोफेशनल है तो 14। वो लोग डबल ही होते प्रोफेशनल तो थोड़े डबल हो गया ना 14 ऐसे। और ये रॉयल्टी का भी ओईसीडी यूएन दोनों में आर्टिकल नंबर 12 भी है, और 12A वाला आर्टिकल तो खाली यूएन मॉडल में ही है फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। सी मतलब ओईसीडी मॉडल तो क्या कर रहा, रॉयल्टी के लिए क्या बोला, सोर्स कंट्री को राइट ही नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल रख के तो बोला। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए तो आर्टिकल भी नहीं रखा है। अदर इनकम है तो अदर इनकम में भी तो, अरे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का आर्टिकल नहीं रखा है ना ओईसीडी मॉडल में, तो इट बिकम्स अदर इनकम फ्रॉम ओईसीडी मॉडल्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अदर इनकम में तो सोर्स कंट्री को राइट ही नहीं है ना। मतलब एक तरह से वी कैन आराम से कंक्लूड, बेस्ट बताओ क्या है, ओईसीडी मॉडल सोर्स कंट्री को किस इनकम्स पे टैक्स मारने का राइट दे रहा है, बिजनेस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट मैक्सिमम 10%, इस पे तो राइट ही नहीं दे रहा है। कैपिटल गेन्स का इंडिया को राइट है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एसेट उधर है, अदर इनकम में नहीं है। इनफैक्ट पता है इसमें इन लोग ऐसा थियरी क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओईसीडी मॉडल यूएन मॉडल, ये भी प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। आई थिंक आ भी चुका हूँ, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो भी एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ओईसीडी एंड यूएन मॉडल। तो अच्छे अच्छे डिफरेंस बना सकते हैं।
जैसे ओईसीडी मॉडल में बिजनेस प्रॉफिट प्रोफेशनल सब एक ही है, यूएन में आर्टिकल फॉर बिजनेस प्रॉफिट इज डिफरेंट, आर्टिकल 7 एंड फॉर प्रोफेशनल इट इज डिफरेंट 14। फिर इंटरेस्ट इनकम के मामले में मैक्सिमम 10% बोलता है ओईसीडी, लेकिन ये बोलता है अग्रीड परसेंटेज। फिर रॉयल्टी एफटीएस के लिए ओईसीडी मॉडल तो राइट देता ही नहीं है, लेकिन यूएन मॉडल अग्रीड परसेंटेज वाला राइट देता है। अदर इनकम का बोल सकते हैं, अदर इनकम में तो ओईसीडी नो राइट, यूएन मॉडल में राइट फुल टैक्स राइट है। जैसे इंडिया में जो भी फुल रेट है, फुल रेट से टैक्स मार सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस में लिख सकते हैं ना हम लोग। फिर और भी डिफरेंस है, पी का डेफिनेशन। ओईसीडी मॉडल तो क्या बोलता है, कोई फिरंगी भारत में कंस्ट्रक्शन का काम करे और 12 महीना चला तो पी, लेकिन यूएन बोलता है 6 महीना चला तो ही पी। फिर प्रोफेशनल्स का भी है वो 183 डेज वाला कॉन्सेप्ट खाली यूएन मॉडल में, ओईसीडी में नहीं है। और सुपरवाइजरी एक्टिविटी वाला भी है। ओईसीडी तो क्या बोलता है, कंस्ट्रक्शन का ठोस काम करेगा तो ही पी है, उसका सुपरविजन वाला एक्टिविटी को पी नहीं बोलते। यूएन मॉडल बोलते हैं सुपरवाइजरी वाला काम भी किया ना, प्रोवाइडेड इट लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो है पी। मतलब ऐसे अच्छे खासे डिस्टिंक्शन बन सकते हैं। इनफैक्ट स्टडी मटेरियल में भी इन लोग ने वही किया है, पहले सब आर्टिकल्स को शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया है, फिर डिस्टिंक्शन जैसा दिया है इन लोग ने, और स्टूडेंट से वो डिस्टिंक्शन जैसे एक्सपेक्टेड है। तो अपने इधर तक हो चुके हैं ना, बस खत्म। फिर ये तो क्या है, पर हाँ एक सेंस में, हाँ ये 14 बता दिया ना, आर्टिकल 14 पर्सनल सर्विसेज। और प्रोफेशनल का डेफिनेशन क्या था, लास्ट, वो फर्स्ट लास्ट वाला तो लास्ट पेडल, लास्ट पेडल। ये आई थिंक मैं नोट्स पे दे दिया था ना, नहीं दिया था मैं, नोट्स पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही दे दी थी, क्योंकि वो टेबल देना तो पूरा ही देना था ना। वो टैग जो लोग लिखे होंगे उनको समझ रहा होगा क्या बात कर रहा है सर, लेकिन नोट्स में देखा था ना, वो मैंने कुछ चीजें एडवांस में दे दी थी, क्योंकि टेबल के फॉर्म में देना था। तो एनीवेज वो लास्ट पेडल जो बोला ना, वो लिटरेरी प्रोफेशन, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टीचिंग, फिजिशियन, वो सब, अकाउंटेंट, वो डेंटिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, लास्ट पेडल का फुल फॉर्म बोला ना, वो नोट्स पे लिखा हुआ आ जाएगा। इन लोग इस पे भी थियरी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशंस। इंटरेस्ट इनकम का भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं लोग। इन लोग ने टेस्ट योर नॉलेज में दिया स्टडी मटेरियल के एंड में, व्हाट इज द डेफिनेशन इंटरेस्ट एज पर आर्टिकल 11, वो मैं तुमको नोट्स पे दे दूंगा। अब वो डेफिनेशन पढ़ाने से कुछ दम नहीं है, देख के समझ जाएगा। इंटरेस्ट मतलब कोई लोन के ऊपर इनकम आती है, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स पे जो इनकम आती है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। रॉयल्टी का भी डेफिनेशन दिया है। तो ये सब मैं तुमको आज नोट्स के अंदर दे दूंगा। इस पे इन लोग के भरोसा नहीं, कोई सीधा थियरी क्वेश्चन पूछते हैं तो देख ले, नोट्स पे जो सप्लाई हो रहा है सब पढ़ लेना हो। तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये दोनों का डेफिनेशन, और वो लास्ट पेडल प्रोफेशनल्स का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन की तरह स्ट्रेट थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये टैक्सिंग राइट्स का डिस्कशन हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, रिलीफ। मींस हर डट्टा में ना, सुनो, पहले क्या करते हैं, दोनों कंट्री आपस में अपने राइट्स बांट देते, इस पे तू टैक्स मार, इस पे मैं मारूंगा, इस पे तू मार, इस पे मैं मारूंगा। फिर है ना बाद में लोग बोलते हैं चलो हम लोग ने अपने आपस में राइट्स तो बांट दिए, अब अपने अग्रीमेंट के कारण तेरे को भी टैक्स मारने का राइट आ रहा है, मेरे को भी टैक्स मारने का राइट आ रहा है, तो पब्लिक तो सफर करेगी। मींस दो कंट्री आपस में बात कर रही है, जैसे इंडिया सिंगापुर आपस में बात कर रही है, देखो हम लोग ने आपस में नक्की तो कर दिया कि कौन सी इनकम पे तुम टैक्स मारोगे, कौन सी इनकम पे हम टैक्स मारेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द इनकम में क्या है, दोनों कंट्री टैक्स मार रही है। हाँ, ओईसीडी मॉडल में दिक्कत कम है कि ओईसीडी मॉडल बहुत सी इनकम के लिए सोर्स कंट्री को राइट देती नहीं है, तो डबल टैक्स हुआ ही नहीं। तो पर्सन्स इन दोस कंट्रीज आर हैप्पी, दे आर एनीवेज नॉट फेसिंग डबल टैक्स। डबल टैक्स अवॉइडेंस हो गया ना, अवॉइड ही कर दिया। लेकिन यूएन मॉडल तो क्या है, कोई भी इनकम में छोड़ रहा है। अरे यूएन मॉडल में मैंने बताया ना इतना कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस के साथ सोर्स कंट्री भी थोड़ा बहुत तो मुंह मारती है, लेकिन उस चक्कर में क्या वो आदमी को तो डबल टैक्स आ गया ना, तो फिर उसको रिलीफ कैसे देंगे, उसके लिए आर्टिकल नंबर 23, ये आर्टिकल क्या नक्की करता है कि अगर हमारे देशवासियों को दोनों देशों में टैक्स भरना पड़ा तो उसे रिलीफ कैसे देंगे। तो ये चीज तुमको पहले पढ़ा चुका हो। हाँ। अपने जो पढ़े थे ना, एक एग्जेम्पशन मेथड होता है, टैक्स फ्रेंडली मेथड होता है, तो तुम लोग पहले जो डबल टैक्सेशन टॉपिक पढ़े थे ना, वो इतना सा ही नॉलेज मिला था वो। अभी ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन के नाम पे इधर देखो अपना होराइजन कैसे बढ़ा है, ये सब नॉलेज भी आ गया।
अरे वो वाले टॉपिक में जिसमें वो यूनिलैटरल रिलीफ बायलैटरल रिलीफ का एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें खाली इतना ही लिमिटेड नॉलेज मिला था कि रिलीफ देने का मैकेनिज्म क्या है। लेकिन अभी ये सब बातें तो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना बाय वे ऑफ दिस टॉपिक, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ बायलैटरल रिलीफ इज गिवन। इधर यूनिलैटरल मत लिखना, अरे यूनिलैटरल तो कब होता है जब दो कंट्री के डट्टा नहीं होता है, ये तो हम लोग डट्टा का ही डिस्कशन कर रहे हैं। डट्टा में रिलीफ देने के तरीके दो होते हैं, एग्जेम्पशन मेथड है, टैक्स रेटिंग मेथड। वो आर्टिकल 23 में दिया है, जो नॉलेज तुमको दिया था ना पहले वो। फिर अदर आर्टिकल्स में ना 3 आर्टिकल है, 24, 25 एंड 26। ये देखो 2 मिनट हो जाएंगे। आर्टिकल 24, दिस इज अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस इज अबाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, और फिर बाद में ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, सन्ड्री आर्टिकल से। अरे ये हर आर्टिकल में दोनों कंट्री ने आपस में कुछ अग्री किया होता है, नाम ही क्या चैप्टर का, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स। तो टेल मी ये क्या अग्रीमेंट किया हुआ है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब हाँ, मतलब इंडिया सिंगापुर ने एग्रीमेंट बनाया ना, तो उन लोगों ने बोला देखो हम लोग का एग्रीमेंट बन गया तो हम लोग दोस्त हो गए, हम लोग आपस में अपने देशवासियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मीन्स तू तेरे देशवासियों को ज्यादा फेवर कर रहा है, इंडियंस को इग्नोर कर रहा है, या फिर वाइस वर्सा, हम इंडियंस को ज्यादा भाव दे रहे हैं, तुम्हारे ऐसे सिंगापुरियंस को भाव नहीं दे रहे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक बार अग्रीमेंट बन गया ना तो हम लोग दोनों एक फैमिली हो गई है, और फैमिली में 2-3 बच्चे होते हैं तो दोनों बच्चों के इक्वल बिहेवियर होना चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 24 क्या बोलता है, अरे मतलब इस आर्टिकल के अंदर दोनों कंट्रीज में एग्री किया होता है, ओके डन, हम लोग आपस में ऐसा रिश्ता रखेंगे कि हमारे देशवासियों के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस इज अग्री इन आर्टिकल नंबर 24। फिर आर्टिकल 25 क्या बोलता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। ये सुनो इंपॉर्टेंट है यार। दिस आर्टिकल सेज, देख इंडिया देख सिंगापुर, हम लोग ने आपस में एग्रीमेंट तो बना लिया है, लेकिन अपने एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोविजंस है उस कारण से किसी को डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिजॉल्व करने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना। जैसे इंडिया सिंगापुर ने एग्रीमेंट बना दिया और उसमें कोई डिस्प्यूट हो गई, तो डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ डाटा, हाउ टू रिजॉल्व, उसका भी इन लोग एग्रीमेंट बना के रखते थे, उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। बेस्ट एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। इमेजिन कोई सिंगापुरियन बंदा है, उसका इंडिया में एक जगह है और इंडिया में उसकी फिक्स जगह है, खार में है एक जगह ऐसी कोई 4 दीवार छत, और वो जगह को इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं, बॉस तेरा ये इंडिया में पी है, हम तेरे को टैक्स मारेंगे। लेकिन उसका क्या आर्ग्यूमेंट है, नहीं ये खार में मेरी जो जगह है ना, इट इज अ प्लेस फॉर सर्पियो, इट इज अ प्लेस फॉर ओनली स्टोरेज, ओनली डिस्प्ले, ओनली परचेज प्रोसेसिंग था ना वो। उसका आर्ग्यूमेंट क्या, इट इज अ प्लेस फॉर सर्पियो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रही, नहीं ये तेरा पी है, इधर तेरा इनकम जनरेशन एक्टिविटी हो रहा है, हम तो टैक्स मारेंगे। तो झगड़ा हो गया ना। अरे इंडिया में मतलब इंडिया का ए होगा ना, इंडिया का ए हो, उस आदमी की स्क्रूटिनी में उसको क्या बोल रहा है, मैं तेरे को इंडिया में टैक्स मारूंगा और व्हाट ग्राउंड्स तेरा इंडिया में पी है। और उस बंदे का आर्ग्यूमेंट क्या है, कम ऑन हिम्मत रख, मैंने इग्नोर किया तुमको, ऐसे सोच भी नहीं थी हाँ? तो झगड़ा क्या चल रहा है बताओ। एक नॉन रेसिडेंट सिंगापुरियन है, उसको इंडियन ईओ ने क्या बोला, हम आपको टैक्स मारेंगे बिकॉज ऑफ योर जगह इन खार। ओके, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, अरे खार में मेरा मान ला 1000 कारपेट का जगह होगा, लेकिन उधर मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, खाली सर्पियो कर रहा हूँ। लेकिन इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या बोल रही, नो इट इज नॉट अ सर्पियो प्लेस, इट इज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी वाला प्लेस, तो वी विल टैक्स यू। अरे तो झगड़ा हो गया ना यार। तो ऐसे में सुनो, नॉन रेसिडेंट इंडिया में अपील तो कर सकता है सीटा। अरे एओ ने ऑर्डर भी पास कर दिया होगा, इमेजिन करो, एओ ने ऑर्डर पास कर दिया होगा अंडर सेक्शन 143, और उसने वो इंडिया में जो खार वाली जगह है ना, उसका कुछ प्रॉफिट कंप्यूटर टैक्स भी मार दिया होगा। तो एनआर के पास एक ऑप्शन तो क्या है, सीटा में जाओ, आईटैट में जाओ। लेकिन दिस इशू इज अराइजिंग आउट ऑफ 2 कंट्रीज के बीच में डटा ऑल्सो ना, पी इज अ मैटर ऑफ डटा ऑल्सो, कि whether some place is a PE or not, it is also discussed in data। तो वो डाटा वाला रिलीफ भी ले सकता है। एक ऑप्शन क्या है, इंडिया में केस करे। दूसरा ऑप्शन क्या मालूम है, he can go for mutual agreement procedure। उसमें देखो क्या करे, स्टेप बाय स्टेप वो अपने देश का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना,
सिंगापुर का कंपीटेंट अथॉरिटी, जैसे इंडिया का कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है मालूम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन की पूरी टीम। निर्मला सीतारमन का जो पूरा टीम है उसको क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इंडिया का कंपीटेंट अथॉरिटी। वैसे सिंगापुर की कोई कंपीटेंट अथॉरिटी होगी ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वो आदमी अपने कंपीटेंट अथॉरिटी को कंप्लेंट डालेगा, सिंगापुर सरकार क्या कर रहा है, आपने कैसी भारत के साथ एग्रीमेंट बनाया, ऐसी भारत, इन लोग भुक्खड़ की तरह मेरे को टैक्स मार रहे हैं। जो भी अपनी कंप्लेंट ठोकेगा वो कहा अपने सिंगापुरियन सरकार को ही कंप्लेंट ठोकेगा, प्रिसाइसली कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। अब ओईसीडी मॉडल तो क्या बोलता है उन्होंने, क्या तो इंडियन कंपीटेंट अथॉरिटी को भी कंप्लेन कर सकता है, वहां की कंपीटेंट अथॉरिटी भी कर सकता है। लेकिन यूएन मॉडल क्या बोलता है, तू अपने देश को ही बात कर, तू अपने देश से बात कर ना, तू सिंगापुर में रहता है ना, तू तेरे वहां का तेरा निर्मला सीतारमन जैसा टीम होगा ना, उनसे बात कर। लेकिन अपना ये यूएन ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है, क्यों वहां पे भी कंप्लेन कर सकते, इधर भी कंप्लेन कर सकता है। अरे मतलब यू हैव टू कंप्लेन टू द कंपीटेंट अथॉरिटी, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन थिंकिंग? OECD model allows you to complain in both the countries का competent authority, whereas UN model says अपनी कंट्री में ही कंप्लेन कर। बट जो भी उसने पहले कंप्लेन कर दिया, फिर सुनो क्या होगा, लेट्स अज्यूम उसने अपने सिंगापुरियन कंपीटेंट अथॉरिटी को ही कंप्लेन किया, तो वो लोग क्या उस मैटर को स्टडी करके रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर उनसे अकेला रिजॉल्व नहीं हुआ ना, तो इंडिया की निर्मला सीतारमन की टीम के जॉइंटली मिलेंगे, इसको म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअली मिलेंगे, एंड म्यूचुअली भी नहीं डिसाइड किया ना तो आर्बिट्रेशन में जाता है मैटर। आर्बिट्रेशन, अरे आर्बिट्रेशन मतलब ना सिंगापुर का कंपीटेंट अथॉरिटी का चलेगा ना इंडिया की कंपीटेंट अथॉरिटी का चलेगा, कोई थर्ड पार्टी विल डिसाइड। अरे मतलब 3 स्टेप है, पहले वो आदमी अपने सिंगापुर के कंपीटेंट अथॉरिटी को बोलेगा कि मेरे साथ भारत में जुर्म हो रहा है, फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंट द केस। फर्स्ट यू हैव टू प्रेजेंट द केस टू द कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ योर कंट्री। कंपीटेंट अथॉरिटी बार बार समझा ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रेजेंट द केस to the competent authority of your country, okay, and then if that competent authority is able to resolve your dispute, then it is good, but if they are not able to resolve, they will meet with India का competent authority and they will mutually discuss, उसको तो mutual agreement होगा, और अगर वो भी resolve नहीं कर पाए तो arbitration से आएगा। अब इसमें भी ना टाइम लिमिट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन उतना डिटेल में तुमको पढ़ना नहीं है, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट में पढ़ाते तो वो सब और डिटेल में घुस के पढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये तो डीटी में क्या लिमिटेड इसका इंपॉर्टेंस है ना, तो खाली मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट तुम लोगों को इतना सुन के आइडिया आना चाहिए। हाँ, डट्टास में भी लड़ाइयाँ होती है, लड़ाई का एग्जाम्पल दे दिया, मेरा पी नहीं है वो बोलता है, तो लड़ाई को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या है, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, उसको मैप। और ये प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 25, और आर्टिकल मैंने मोटा मोटी सिखा दिया, सॉरी प्रोसीजर मैंने, म्यूचुअल एग्रीमेंट का जो प्रोसीजर था, प्रोसीजर वो प्रोसीजर की 3 स्टेप्स बता भी दिए। स्टेप 1 यू हैव टू प्रेजेंट द केस टू सम कोर्ट, वोट नहीं, कंपीटेंट अथॉरिटी, क्योंकि दोनों कंट्रीज के कंपीटेंट अथॉरिटी मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं ना, तो सीधा उसको ही कंप्लेंट हो। तो फर्स्ट प्रेजेंट योर केस टू competent authority, then if your country का competent authority not able to decide, they will meet with our country का competent authority, और जब दोनों मिलके करेंगे तब उसको म्यूचुअल अग्रीमेंट, और मोस्टली म्यूचुअल अग्रीमेंट तक बात पहुंच जाती है, एंड फिर वो भी नहीं हुआ ना तो आर्बिट्रेशन, और उसकी नौबत नहीं आती मोस्टली का, ये वाले में, इसलिए नाम ही इसका फेमस है। नाम ही क्या रखा देखो, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स। उसी भले 3 स्टेप बताया, लेकिन वो इन सिंगापुर का कंपीटेंट अथॉरिटी अकेला डिसीजन नहीं ले पाता बहुत बार, और वो लोग चाहते भी नहीं कि आप अकेले डिसीजन ले, वो लोग इंडियन कंपीटेंट अथॉरिटी का मिलजुल के डिसाइड करते हैं, मतलब 99% ऐसा ही होता है, और दे रिजॉल्व ऑल्सो। इससे तो पता है इसका मेन नाम ही गिर गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, क्योंकि 99% डिस्प्यूट्स म्यूचुअली दोनों कंट्रीज की कंपीटेंट अथॉरिटी मिलके रिजॉल्व करते हैं। बट दिस इज एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी फॉर दैट सिंगापुरियन बंदा, वो इंडिया में एओ के खिलाफ सीटा में अपील वो भी कर सकता है, डीआरपी वगैरह भी कर सकता है, एफसीएनआर के लिए डीआरपी है ना, एफसीएनआर के लिए डीआरपी था ना, वो सब भी कर सकता है।
मतलब वो जो रेमेडी है उसको क्या होता है, रेमेडी अंडर डोमेस्टिक लॉ, एंड दिस इज रेमेडी अंडर डाटा. ही कैन अवेल बोथ द रेमेडीज पैरेलली आल्सो, इट इज अलाउड. और जिधर डिसीजन पहले है उधर ले लो. फिर हर डट्टा में एक आखिरी आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 26. इसमें सुनो, इंडिया सिंगापुर आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग दोनों एक दूसरे से ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे. मैं सिंगापुर वाले को बोला तेरे को कोई सिंगापुरियन बंदे का इंडिया से इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तू बोल, तेरे बोलते तेरे को इंफॉर्मेशन सप्लाई हो जाएगी. एंड वाइस वर्सा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अगर सिंगापुर में बैठे हुए कोई भारतीय का इंफॉर्मेशन चाहिए तो देने का. मीन्स एग्रीमेंट क्यों बोलते इसको, क्योंकि वी एग्री कि हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो तू देगा, तू मांगेंगे तो हम देगा. और क्यों इंफॉर्मेशन मांगते हैं, होता है ना कितने इंडियन लोग का फॉरेन में बैंक अकाउंट खोल के रखा होता है, ब्लैक का पैसा पड़ा होता है, तो उसकी खबर सिंगापुरियन गवर्नमेंट इंडिया को देगी तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है ना. तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का भी इन लोग अग्री करते हैं इन आर्टिकल नंबर 26. लेकिन इसमें ना इन लोग को डूज एंड डोंट्स होते हैं. जैसे इंडिया वाला क्या बोलता है, देख सिंगापुर तेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, एक्चुअली सिंगापुर वाले को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए ना, मैं कुछ सिंगापुरियन इधर इंडिया में मस्त घूम रहा होगा, सिंगापुर में लफड़े कर दिए. जैसे मालिया उधर घूम रहा है ना यार, जैसे इंडिया का आदमी है लेकिन उधर मस्त फ्रीली घूमते हैं, नीरव मोदी वगैरह, ऐसा सुना है ना. तो इससे कई बार क्या होता है, सिंगापुर का कोई झोलझाल वाला आदमी है इंडिया में मस्त फ्रीली घूम रहा है ना. तो फिर सुनो, तो इंडिया वालों ने क्या बोला, देख सिंगापुर तेरे को उस आदमी का इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तू रिक्वेस्ट करेगा, भले कर्टेसी है, तेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू विल रिक्वेस्ट, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे. ऐसे बहुत तो ऑटोमेटिकली दे देंगे हम. नहीं तो क्या है, कोई को लोग एग्रीमेंट में चढ़ बैठते हैं और अपना बात होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, तूने हमको बताया ही नहीं कि हमारा आदमी तेरे देश में ही कर रहा है, बताया नहीं, तू मांगेगा तो देंगे. जैसे हम लोग यूके गवर्नमेंट को बोल सकते हैं ना, अरे आप लोग मालिया के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो, आपको विजय मालिया के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करने पे आएगा. एग्रीमेंट बन गया मतलब थोड़ी ऐसे हक जता देने का ऐसा. तो मतलब ये टर्म्स नक्की होता है कि हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे बट यू हैव टू रिक्वेस्ट. फिर एक और टर्म लिखा होता है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मत मांगना विच इज नॉट ऑब्टेनेबल, इम्पॉसिबल चीज है. ये तो क्या इंडिया वाले चढ़ बैठेंगे, देख सिंगापुर अपना बात हुआ था, तूने कमिट किया था कि यू विल शेयर द इंफॉर्मेशन, बट बेचारे सिंगापुर के लिए वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेनेबल नहीं है. या फिर ऐसा है कि वो इंफॉर्मेशन अगर वो इंडिया को देंगे ना तो उनका ट्रेड सीक्रेट लीक हो जाएगा इंडिया में. या फिर उनके यहाँ ऐसा कोई लॉ है ना जो परमिट नहीं कर रहा है. सुनो क्या बात हो रही थी, मैं टोटल 2 पॉइंट बोले, रिक्वेस्ट कर और दूसरा पॉइंट ये था ऑब्टेनेबल नहीं है. ये देखो, वो कंट्री का लॉ परमिट नहीं कर रहा है इंफॉर्मेशन देना. जैसे सिंगापुर का कोई स्ट्रिक्ट लॉ होगा ना, वो बोलता है ऐसी इंफॉर्मेशन किसका पहुंचनी नहीं चाहिए. तो अगर उनका लॉ तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ना. फिर बाद में इंडिया ऐसा बोले नहीं, अपना तो एग्रीमेंट हुआ था, बात हुआ था, तू इंफॉर्मेशन देगा, दे क्यों नहीं रहे. लेकिन वो लोग बेचारे क्यों नहीं दे रहे, लॉ परमिट नहीं कर रहा, या फिर ऑब्टेनेबल नहीं है, या फिर उनकी सीक्रेट लीक हो जाएगी. अरे ये केस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी, ये बोल रहा हूं. इतना लिमिटेड नॉलेज रखो बस. एक ग्लिम्स है, अपने डिटेल में घुसेंगे तो इसके अंदर और थोड़े पॉइंट्स हैं, बट मोटा मोटी तुम लोग आइडिया आ गया है. चैप्टर का नाम क्या, ओवरव्यू. तो तुम लोग को ओवरव्यू मिल गया ना कि हाँ डटास में एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 26, उसमें दोनों कंट्रीज है ना अग्री करते हैं कि हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, लेकिन उसमें रिक्वेस्ट करने का. लेकिन और एक चीज क्या था कि इंफॉर्मेशन के लिए इम्पोज मत करो. If something is against the law, not obtainable, it will leak our country's secrets, तो you cannot impose नहीं करने का. और पता है ये डाटा का इनबिल्ट आर्टिकल होता है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन सुनो, कोई कंट्री के साथ अपना डाटा नहीं है, खाली अपने को ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग का अरेंजमेंट करना है, तो एक अलग एग्रीमेंट बनता है, टीआर, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स. अरे जैसे इंडिया सिंगापुर का तो डट्टा ही है, इंडिया सिंगापुर के बीच में कमॉन क्या है, डट्टा है. तो एक बार डट्टा बन गया ना तो एकदम ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है. सी डट्टा कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, दोनों कंट्री के टैक्सिंग राइट्स भी नक्की हो जाते हैं, रिलीफ कैसे देना वो भी हो जाता है, लगते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे वो भी बात हो जाता है.
जबकि सी ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का डबल टैक्सेशन से कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन क्या इंडिया क्या सोचे, जब एग्रीमेंट बना ही रहे हैं तो अपने दूसरे टर्म्स भी डाल देते ना। इसलिए जब इंडिया डट्टा बनाती है ना तो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन उसके अंदर ही क्लॉज डाल देते हैं। लेकिन इमेजिन इंडिया और सिंगापुर के बीच में इन लोगों को डट्टा बनाने का मूड नहीं था, लेकिन इंडिया को लगता है नहीं, सिंगापुर से इंफॉर्मेशन तो आती रहनी चाहिए अपने को, तो इन लोग ना खास इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें डबल टैक्सेशन की बातें ही नहीं होगी, खाली टैक्स इंफॉर्मेशन शेयर। मतलब इतनी सी चीज के लिए अलग एग्रीमेंट भी बनता है, उसको क्या होते हैं, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स। बट यू नो मेजोरिटी कंट्रीज के साथ अपना है ना डट्टा ही है। और जब डट्टा बन गया तो डट्टा में तो इनबिल्ट फीचर है, ऑटोमेटिकली उसमें भी एग्री फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। बट देयर आर सम आड़ा टेढ़ा कंट्रीज, केमैन आइलैंड्स वगैरह, ऐसे कुछ आड़ी टेढ़ी, बरमुडा आइलैंड्स, ऐसे कुछ आड़ी टेढ़ी कंट्रीज है ना जिसके साथ अपना डट्टा नहीं है, लेकिन वी वांट कि वहां से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो खाली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट होता तो क्या बोलते हैं, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। और अगर वो कंट्री अपने साथ एग्रीमेंट बनाने को मना करती है ना तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शन एरिया हो जाता है। तो देखो डट्टा, टिया, एनजे, बताओ क्या, जिन कंट्री का डट्टा है तो डट्टा में तो इनबिल्ट फीचर है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का, है ना। फिर कोई कोई कंट्री का डट्टा नहीं है, वी सिंपली वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन, तो वी गो फॉर टिया, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, क्योंकि वी आर डेस्परेट के इंफॉर्मेशन आना चाहिए। लेकिन वो कंट्री बोलता नहीं, हमको तेरे साथ एग्रीमेंट नहीं बनाना, तो अपने को दाल में काला लगता है कि वो कंट्री भारत के इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं कर रही है, इतना होल्ड करके क्यों रख रही है इंफॉर्मेशन। कुछ फिशी है ना तो उसको हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शन एरिया। और ऐसे देशवासियों से भारतवासी संपर्क रखेगा तो भारतवासी की बैंड है, ट्रेड हो जाए, ट्रेड ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन आ जाएगा, वो सब तो पता है ना। 94 है, इसको आता है 94 है। ये क्या बात हुई थी, टिया वाला पसंद है ना। वो अदर वाले में डायरेक्टर भी जा, क्या डायरेक्टर भी जा सकता है अगर 21 आर्टिकल 21। हाँ, सब इनकम आ सकती है ना, एनी इनकम, उसके लिए अलग आर्टिकल नहीं, उसके लिए नहीं, डायरेक्टर नहीं। तो सी एक्चुअली तो डाटा में मैं बोला 30-32 आर्टिकल्स होते हैं, अपने खाली लिमिटेड चीज पढ़े। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी लिमिटेड लेवल पे ही है, डीटी में तो और भी ऊपर से खाली सी इतना डिस्कशन हो के और नॉलेज आ गया, कुछ क्या हो रहा है समझा, इतना डीप सेटिस्फेक्शन चाहिए ना तो उस पर रिसर्च करना पड़ता है। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने के बाद भी अपने को डीपली उस पर रिसर्च करने का स्कोप है। और इसमें अगर एक्सपर्ट हो गया ना मीन्स अपना टैक्स का अच्छा फील्ड बन जाता है पूरा, मीन्स एक्चुअल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन अपकमिंग फील्ड, कितने लोगों को नॉलेज नहीं होता है। हाँ, जीएसटी रिटर्न कैसे भरना है, टैक्स ऑडिट कैसे करना है, वो आजकल हर कोई जानता है ना, लेकिन ये फील्ड का नॉलेज बहुत कम लोग को है। तो इस और एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा इसके अंदर डीपली घुसोगे ना तो मालूम पड़े इसमें यार अच्छा खासा नॉलेज है यार, मतलब दुनिया बहुत बड़ी है। अपने खाली इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी लेके बैठ गए, लेकिन दुनिया में कितनी सारी चीजें होती है। तो इट इज इंटरेस्टिंग चीज। अभी मैं बोल रहा क्या पता तुम लोग को इंटरेस्ट आती क्या, बट एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है। वर्किंग इन बिग फोर वगैरह तो इट इज अ गुड प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन ऑडिट डिपार्टमेंट। ये टैक्सेशन का डिपार्टमेंट मिल गया, वो ENY KPMG में वो इंटरनेशनल टैक्स का डिपार्टमेंट मिल जाता बहुत बार, तो उसमें ये सब तो रोज देखना पड़ता है। ये कंट्री का डाटा रेफर किया, वो कंट्री का डाटा रेफर किया, फिर अपने इनकम टैक्स एक्ट कम रेफर करते हैं, डाटा ज्यादा रेफर करते हैं। और डाटा में ये सब रोज देखते आदत ही पड़ जाएगी, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 ये सब रोज दिखने में आता है। खत्म हुआ है चैप्टर, ये लास्ट था ना आर्टिकल। ये लास्ट के मेरे को तीनों बताओ ये क्या था, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला क्या था। ऐसे तो सेंटेंस फॉर्म में कैसे फ्रेम करना है, इन दिस आर्टिकल द कंट्रीज अग्री दैट वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग्स्ट आवर देशवासीज, है ना। ये सिंगापुर वाला अपने सिंगापुर को ज्यादा भाव दे रहे, इंडियन को इग्नोर कर, ऐसा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का एग्रीमेंट बना, हमारी एक फैमिली हो गया, एक पूरा सेम फैमिली हो गया। फिर दिस आर्टिकल सेज इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिकॉज ऑफ डाटा देन हाउ टू रिजॉल्व, उसके लिए फर्स्ट प्रेजेंट द केस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इफ दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलोन कैन नॉट डिसाइड मीट विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ अदर कंट्री म्यूचुअली अग्री, वो भी नहीं हो रहा तो आर्बिट्रेशन।
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिक्वेस्ट करो और इम्पोज मत करना इफ इट इज अगेंस्ट द लॉ, ऑब्टेनेबल नहीं है और सीक्रेट लीक हो रहा है तो इम्पोज मत करो। बाकी जितना कन्वीनियंटली हम इंफॉर्मेशन हो सकता है, वी प्रॉमिस हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, आप भी हमको इंफॉर्मेशन दो। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मेन टारगेट क्या होता है? जो भी टैक्स एवेडर्स होते हैं, जो एब्सकॉन्डिंग लोग होते हैं, उनको हम लोग ट्रैक कर सके। देखो कोई कंट्री का अपना इंटेलिजेंस डाटा हो तो वो हम देख सकते हैं पूरा एग्रीमेंट ऑनलाइन मिलता है क्या? हाँ, डाटा का सब है, सब जैसे एक्ट जैसे पूरा अवेलेबल है, पूरा जो एग्रीमेंट देखना मिल सकता है, सब कुछ देखने मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल।